अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू न्यू ऑडियो टू नॉवेल्स। सो कैसे गुजरे आपके रोज़े? हम कल हाजिर नहीं थे, कल सारा अरूज थी, तो आपका रोज़ा कैसा गुजरा लास्ट में बताएं। ना भी बताएंगे, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हम बा और वेलकम टू नॉवेल्स फ्री चैनल पे नॉवल रीड करेंगे बंदे एक डोर से बाय जरिश नूर, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि हम मोस्ट रोमांटिक नावल अपलोड ना करें, और अगर कर भी रहे हैं ना, पहले भी ये नहीं है कि जस्ट रमज़ान था, पहले भी हम मोस्ट रोमांटिक जो बोल्ड सीन थे वो नहीं पढ़ते थे। हम कहते थे कि आप लोग खुद रीड कर लें, ठीक है ना। ये जस्ट ओनर हमें काम देती है, ये हमारा काम है एक किस्म का। तो हमें लास्ट टाइम एक तो कमेंट में वसूल हुए थे कि आप रमज़ान में भी नावल अपलोड करिए ऐसा कुछ भी, तो प्लीज़ डोंट जज। आप जज ना किया करें। इसका मतलब हर किस ऐसा नहीं है कि हम इबादत नहीं करते या हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी। इधर भी हम ये मतलब बातें डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन प्लीज़ ये जितने भी चैनल्स हैं, ये जो भी है, उन सबका काम है। हाँ, अगर कोई हम अभी भी मतलब ना रोमांटिक सीन या ऐसा कुछ भी हज़फ कर देते हैं, मतलब नहीं पढ़ते, आप लोगों को पता होगा। कोशिश करते हैं हम, मतलब लिसनर को पता होगा कि नहीं पढ़ते, रीडर्स का वो अपना है कि वो अगर पढ़ना चाहते हैं। बट जैसे रमज़ान में हमने फर्स्ट नॉवल अपलोड किया था, हमने उसके कमेंट सेक्शन में कहा था, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था रीडर्स के लिए भी। सो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना किया करें, ठीक है ना। ये हमारा जस्ट काम है, तो काम को काम की तरह लें। बहुत अच्छी स्टोरी हो तो हमारे जहन में रहती है, वरना हमें तो सब भूल जाता है। चलें नावल रीड करते हैं, बंदे एक डोर से बाय जरिश नूर। बाहर शाम की स्याही धीरे धीरे गहरी हो रही थी। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रोहा का सलमंदी से बेड पर आंखें बंद किए पड़ी थी। इसे यह खामोशी बहुत भली लग रही थी, क्योंकि इस घर में खामोशी शाज़ो नादर ही होती थी। इस घर में हर वक्त कह के गूंजते हैं, बहुत सारा प्यार, रिश्ते, नाते, अपनों का साथ, एक मुकम्मल घर का सुकून, सब कुछ था यहाँ। एक दूसरे पर जान निछावर करने वाले लोग, लेकिन इसके साथ ही हर घर में जैसे कुछ लोग अपने अंदर जहर भरे होते हैं, ऐसे ही कुछ सांप हर वक्त डसने को तैयार रहते हैं। रोहा आंखें मूंदे इस सुकून को महसूस करना चाहती थी, तभी खामोशी को चीरती हुई अम्मा बी की तेज़ आवाज़ आई। साथ ही इनकी छड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी करीब आ रही थी। रोहा ने झट से बिस्तर से निकली और दुपट्टा अच्छी तरह लपेट कर बाहर निकल आई। अरे बिटिया, सॉरी बेटा, आज खूब सोई हो तुम। मैं कब से तुम्हारे नीचे आने का इंतज़ार कर रही हूँ। सॉरी अम्मा भी, बस आंख लग गई थी। चलो कोई बात नहीं बेटा, वो लजाजत से बोली। आप ऊपर क्यों आई बेटा? जैन कब का आ चुका है, तुम्हें पता है आज मुलाजमा भी कोई नहीं, घर में वो बेचारा भूखा बैठा है। जी अम्मा, चलें फिर। वही निशानों से थामती हुई आगे बढ़ी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सामने वो जाने दुश्मन अपनी तमाम तर वजाहत के साथ मौजूद था। ब्लैक कलर के ढीले ढाले शलवार कमीज में मलबूस, हाथ में रिमोट उठाए कोई बिजनेस प्रोग्राम देख रहा था। रोहा ने करीब आकर इसे सलाम किया, जिसका इसने बगैर देखे जवाब दिया। रोहा किचन की तरफ बढ़ गई। खाना टेबल पर लगाकर इसे इतला दी तो वो हाथ से रिमोट छोड़कर किचन में चला आया। साथ ही अम्मा बी को खाने की दावत देना नहीं भूला। अम्मा बी ने नफ़ी में सर हिलाया और नमाज के लिए उठ गई। इसने हाथ धोकर खाना शुरू किया और एक बार भी इसे खाने के लिए नहीं पूछा। वो थोड़ी देर इसे देखती रही, फिर मुड़कर चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। वो चाय का पानी चढ़ाकर ख्यालों में कहीं और ही पहुंच गई। होश में तब आई जब किसी का धक्का लगा। जल्दी से गर्म पैन को हाथ लगाना चाहा, लेकिन दरमियान में ही जैन ने इसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो? होश में हो? हाथ जल जाता तुम्हारा अभी तो। वो अब खुशमगी नज़रों से इसे घूर रहा था। रोहा ने नज़रें झुका ली। सॉरी, इसका हाथ अभी भी जैन के हाथ में था। रोहा ने अपना हाथ खींचा तो इसने जल्दी से इसका हाथ छोड़ दिया। चाय मेरे कमरे में दे जाना, वो हुक्म सुनाकर तेजी से वहां से निकल गया। घर में सब लोग अखाड़ा शादी पर गए हुए थे। अम्मा भी नगीना हसन अहमद की बेवा है। इनके 3 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़ा बेटा हैदर हसन है, जिनकी बीवी फारिया बहुत सुलझी हुई खातून है। इनका एक बेटा जैन वलीद है। आपने बस पता क्या करना है, हमारी तरह जो अगली जनरेशन है उनके नाम याद रखने हैं। जो अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेकर आया है। इनसे छोटे वकास हसन है, जिनकी बीवी सबिया तेज़ मिजाज की है। इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, जोया और रोहा। और ये ऐसे नाम लिखा हुआ है इसका, रोहा नहीं बन रहा, कुछ और ही बन रहा है। दरमियान में ये भी आ रही है। अभी 2 नाम बनेंगे, या तो वाव को पढ़ना पड़ेगा, रवीहा या रोहा। फिर ये नहीं पढ़ी जाएगी, रवीहा ही पढ़ते हैं।
रवीहा और यावर जो कि माँ का परतो है। सबसे छोटे हमाद हसन, इनकी बीवी जोइला बहुत अच्छी और धीमे मिजाज की हैं। इनकी एक बेटा और एक बेटी मरियम थी। सबसे छोटी इनकी लाडली बेटी दरिया थी जो बहुत नाज़ो नम से पली थी। इसने अपनी पसंद से कमाल अहमद से शादी की और शादी की सिर्फ 1 साल बाद कुछ दिनों की रोहा को छोड़कर एक एक्सीडेंट में इस दारफानी से कूच करके। एक तो जो फुफ्फो की बेटी होती है उसकी माँ को मार देते हैं एक्सीडेंट में, और उसने हमेशा पसंद की शादी की होती है। मैंने कोई नावल ऐसा नहीं पढ़ा जो वैसे ही हो। और रोहा को अम्मा बी ने अपनी गोश में भर लिया। रोहा सबकी लाडली थी, लेकिन जब से वो जवान हुई थी इसकी खूबसूरती की वजह से वो कुछ लोगों की नज़रों में खटकने लगी थी। वो चाय लेकर कमरे में गई तो वो बेड पर कोई फाइल खोले, इसमें इनहमाक था सॉरी। वो चाय रखकर मुड़ी तो इसने पुकार लिया। मुड़कर देखा, जो सर उठाए इसे ही देख रहा था। इसने सामने रखे अपने कोट की तरफ इशारा करते हुए रोहा को देने के लिए कहा। रोहा कोट लेकर इसके हाथ में दिया तो उसने कोट की पॉकेट से नोटों की गड्डी रोहा की तरफ बढ़ाई। अम्मा बी ने बताया था तुमने सेमेस्टर की फीस जमा करवानी है, ये अम्मा बी को दे देना और अपनी फीस स्लिप मुझे दे देना। रोहा ने इस बात में सर हिलाया और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। इसके बाहर निकलते ही जैन हैदर ने बेड के साथ टेक लगा ली और साथ ही सिगरेट भी सुलगा लिया और दरवाजे की तरफ देखने लगा जहां से वो भी निकल के गई थी। जैन हैदर ने जब से होश संभाला था इसने अम्मा बी से एक ही बात सुनी थी। आई थिंक कुछ मिस्टेक है इसमें। इसे रोहा का ख्याल रखना है जैसे इसकी फुफ्फो दरिया बचपन में इसका ख्याल रखती थी। इसे दरिया फुफ्फो की थोड़ी थोड़ी याद आती थी। वो रोहा से पूरे 10 साल बड़ा था। वो बगैर कहे इसकी हर ज़रूरत पूरी करता था। वो जब भी इसे छुप छुप कर देखती थी वो जानता होता था, लेकिन जैन के देखने पर वो नजरें फेर लेती। वो जानता था वो इसके लिए दिल में अलग जज्बात रखती है, लेकिन वो इसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहता था क्योंकि एक तो वो बहुत छोटी थी, दूसरा वो भी पढ़ रही थी। लेकिन वो इसके लिए एक साहिबान की तरह था, हर जगह बगैर इसको पता चले इसकी ढाल बन जाता। जब भी किसी को इसकी किसी बात पर गुस्सा होता या इससे कोई उल्टा काम हो जाता तो वो कुछ ना कुछ करके इसे बचा लेता। रात गए सब घर लौट आए थे। रोहा जल्दी सो गई थी। सुबह उठी, सारे घर पर सन्नाटे का राज था। सब लोग अभी तक सो रहे थे। छुट्टी का दिन होने की वजह से सब मर्द भी सो रहे थे। वो किचन में मबी के लिए चाय बना रही थी। तभी जैन ने दरवाजे से आंख लगाई। 1 कप मेरे लिए भी। रोहा ने मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुका था। वो चाय लेकर मबी के कमरे में आई तो वो इनके साथ बातों में मशगूल था। इन दोनों को चाय के कप थमा कर वो अलमारी में से अम्मा बी और अपने कपड़े निकालने लगी। अम्मा बी अपने पसंदीदा टॉपिक पर पहुंच चुकी थी और वो था जैन हैदर की शादी। और वो था कि ये बात सुनते ही हत्थे से उखड़ जाता। इस वक्त अम्मा बी से कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। रोहा की एक सांस आ रही थी तो एक जा रही थी। आखिर कब करोगी तुम शादी? पूरे 30 साल की होगी हो तुम। वो भी बजिद था कि बस इसे अभी शादी नहीं करनी। बेटा अगर कोई पसंद है तो बता दो। अम्मा भी पसंद तो है लेकिन वक्त आने पर बताऊंगा। रोहा मजीद नहीं सुन सकती थी, इसीलिए कमरे से बाहर निकल आई। अच्छा तो जैन हैदर आपने किसी को पसंद कर लिया है? वो अपने हाथों की लकीरों में उलझ गई। ये तो जानती हूँ आप मेरे नहीं हो सकते, लेकिन ये भी एक दर्दनाक लम्हा होगा जब आपको किसी और का होता हुआ देखूंगी। रोहा ने हमेशा से ही जैन हैदर को अपने खोल में बंद पाया। कुछ मखसूस लोग थे जिसके साथ वो फ्रैंक था। इन लोगों में अम्मा बी, हमाद हसन और फारिया शामिल हैं। रोहा को पहले पैर वो बहुत ही खड़ूस लगता था और इस बात का जिक्र वो खुल्लम खुल्ला अम्मा बी से करती थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अम्मा बी इसके ये नादर ख्यालात मनो एन जैन हैदर के कोशे गुजार करती थी। इसकी सोच के मुताबिक खड़ूस, जिद्दी और खुद पसंद था। वो तो सारे ही होते हैं वो, लेकिन दिल पर इसका अख्तियार नहीं था। 2 साल पहले तक वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर जब इसने यूनी में एडमिशन लिया तब अपने शौक की तकमील के लिए जैन हैदर भी इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। यूनी के पहले दिन अम्मा बी के कहने के बावजूद वो इसे अपने साथ यूनी नहीं लेकर गया था। इसे बहुत ताव आया। बातचीत तो वैसे भी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब रोहा ने सोच लिया था कि वो अब इससे किसी किस्म की मदद नहीं लेगी। सारे रास्ते इसके रवैये को लेकर बार बार इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जब वो यूनी पहुंची तो अपनी सोचों में उलझती वो, और ये पता नहीं क्या लिखा है, सीनियर्स के हत्थे चढ़ गई जो इसे एक बड़े हाल में ले आए जहां इस जैसे और भी बहुत सारे फ्रेशर्स मौजूद थे। तमाम फ्रेशर्स को फजूल किस्म के काम करने के लिए दिए गए थे। जब रोहा की बारी आई तो इसे गाना सुनाने के लिए बोला गया। वो कांपती टांग को लड़ते हाथ दिल के साथ स्टेज पर पहुंची तो अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर इसका दिल कांप कर रह गया। इसने अपने आप को कोसा कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब इसने यूनी में एडमिशन लेना प्रीफर किया था। इसे याद आया कि जैन ने इसके इस फैसले की खूब मुखालफत की थी। अम्मा भी जैन की हामी थी, लेकिन रोहा ने वलीद मामू और फारिया मामी को अपना वकील बना लिया, जिनके आगे जैन वलीद की भी नहीं चलती थी। लेकिन इस वक्त वो पछता रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसने हिम्मत करके माइक पकड़ा, लेकिन वो जूं ही स्टार्ट करने की कोशिश की
करने की कोशिश करती तो सब हूटिंग शुरू कर देते। 2-3 बार की कोशिश के बाद इसकी हिम्मत जवाब देगी और इसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। इस पल हाल का दरवाज़ा खेलता हुआ ज़ैन हैदर अंदर दाखिल हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? इसकी आवाज़ सुनकर सब लोग कुछ पल के लिए खामोश हो गए। चलें सब लोग यहाँ से, लेकिन एक ग्रुप के लड़के ज़ैन के पीछे पड़ गए। नहीं सर, हम सबके साथ भी ये सब कुछ हो चुका है, बस आज के दिन की बात है, हमें भी तो अपना बदला लेना है। और इन लोगों ने इसे भी साथ बिठा लिया। तभी ज़ैन की नज़र स्टेज पर खड़ी रोहा पर पड़ी। इसकी आंखों में शनासाई की रमक देखते ही रोहा ने इसकी तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन इससे पहले वो इसे नज़रअंदाज करता हुआ निशिस्त संभाल चुका था। ये कितना बदतमीज है, प्रोफेसर तो रोकते हैं ऐसे काम से, और ये खुद ही बैठ गया एंजॉय करने। खदा कहीं का, ये क्या बात हुई भला? आप लोगों ने बदला लेना है, ये भी कोई बदला लेने वाली बात है? और फिर सब स्टूडेंट्स की हूटिंग और शोर में इसके मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकल सका। रोहा की आंखों में आंसू की चमक देखकर ज़ैन स्टेज पर चढ़ाया और सबको सख्ती से मना किया कि अब किसी की आवाज़ न आए, और स्टेज पर इसके बराबर खड़ा हो गया। और फिर हाल की खामोशी में रोहा की सुरीली आवाज़ गूंजी। ओके, ये सॉन्ग है। हाल में इसकी खूबसूरत आवाज़ गूंज रही थी। वो आंखें मूंदे बहुत जज़ब के आलम में गा रही थी, और इसी लम्हे इस पर इदराक हुआ कि वह पोर इस शख्स के प्यार में डूब चुकी है, और आज यहाँ इसका मोस्ट फेवरेट गाना गा रही थी, जो वो अक्सर घर में होने वाले फंक्शंस पर गिटार पर गाता था। रोहा की आवाज़ इसकी जितनी सुरीली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थी। जब इसने गाना मुकम्मल किया तो हाल तालियों से गूंज उठा। इसने आंखें खोलकर जो इसे तलाशना चाहा तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। ब्लू जीन्स पर वाइट कलर का टॉप पहने, दुपट्टे को गले में मफरल की तरह लपेटे, शानों तक आते घुंघराले बाल, बड़ी रोशन और चमकदार आंखें। रोहा कमाल एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। पहली बार देखने वाला कुछ पल के लिए मस्मराइज हो जाता था, और इसकी यूनी में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि प्रोफेसर ज़ैन हैदर अपना दिल रोहा कमाल पर हार बैठे हैं। और फिर ज़ैन ने अपनी शौक का गला घोंटना और इसके बारे में हो रही चहमगोइयाँ अपनी मौत आप मर गई जब ज़ैन ने इसी हफ्ते रिज़ाइन देकर अपना ख़ानदानी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। वाह जी! लेकिन रोहा कमाल की ज़िंदगी बस इसी एक पल में मुकीद होकर रह गई थी, और वो खुद भी इस कैद खाने में बहुत खुश थी। ये मीठा मीठा दर्द इसके अंदर बहुत अनोखा सा एहसास जगा रहा था, जिससे वो बाहर निकलना नहीं चाहती थी। रास्ते का अंधेरा और वीरानी से अपने वजूद पे उतरती महसूस हो रही थी। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी, और वैसी ही गंभीर खामोशी इन दोनों के दरमियान छाई हुई थी। इसकी दिल से ख्वाहिश थी कि साथ बैठा इंसान इससे कोई सवाल जवाब ना करे, मगर ना इसकी आंखों में छुपा दर्द इस लम्हे सारे राज अफशां कर सकता था। तुम परेशान हो? नहीं। इसने ये लफ्ज़ी जवाब कैसे दिया था, ये वही जानती थी। आज इसे पता चला था कि ज़ैन हैदर का रिश्ता बचपन से ही इसके मामू की बेटी रोमा साद अली से तय पाया हुआ है। साद अली ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे, और अगले माह वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं ताकि अपने फ़र्ज से सबकदोश हो सके। आगाही बड़ी जालिम चीज़ है, वाकई एक्सपीरियंस किया हुआ है हमने। इंसान अगर बेखबर है ना, तो वो किसी नेमत से कम नहीं। जब तक वो इस बात से बेखबर थी, वो पुरसकून थी। रात को सोने से पहले इसके संग कुछ ख्वाब बुन लेती थी, लेकिन अब वो इन ख्वाबों को अपनी आंखों से नोच लेना चाहती थी, क्योंकि बाद में इससे दस्तबरदार सही पड़ा है होना मुश्किल हो जाता है, और वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती थी। और अपनी ये तकलीफ़ शेयर करने के लिए ही वो अपना अजीज़ जान दोस्त नूरी के घर आई हुई थी। इसने मबी को वापसी के लिए ड्राइवर को भेजने के लिए बोला था, लेकिन जब वो बाहर आई तो दोनों बाजू सीने पर बांधे गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। इसे देखकर बगैर सलाम दुआ के इसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो भी नूरी को खुदा हाफिज करती गाड़ी में बैठ गई। वो सुस्त रूई से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से 15 मिनट का रास्ता आधा घंटा लगाकर वो लोग घर पहुंचे। पता है तकलीफ क्या है? किसी को चाहना, फिर इसे खो देना और खामोश हो जाना। इस वक्त नाश्ते पर सभी लोग मौजूद थे, लेकिन रोहा नहीं थी। हैदर हसन के पूछने पर फारिया बेगम ने बताया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको रात से बुखार है, कुछ कमज़ोरी और नकाहत भी महसूस हो रही है, तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाए ना। तो डॉक्टर के पास गई है वो? हैदर ने तशवीश से इस्तफसार किया। नहीं, अब इसको नाश्ते में कुछ खिला पिला कर फिर ले जाती हूँ। सही है। यावर, आप अपनी ताई के साथ रोहा को हॉस्पिटल ले जाना। जी ताया अबू। ज़ैन हैदर ने नाश्ते से हाथ खींच लिए। वो अम्मा भी के कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ वो होशो हवा से बेगाना पड़ी थी। अम्मा भी इसके सरहाने बैठी आयात पढ़ कर इस पर फूंक रही थी। ज़ैन ने आगे बढ़कर इसकी पेशानी को छुआ, फिर इसकी नब्ज़ चेक की और फिक्रमंदी से उंगलियों से अपनी पेशानी मस ली। इसने मेडिसिन बॉक्स से 2 पेन किलर ली और गिलास में पानी ढेल कर इसे सहारा देकर उठाया और गोली इसके मुंह में डालकर गिलास इसके लबों से लगा दिया। इसने कुछ इस तरह से इसे सहारा दिया हुआ था कि रोहा की पुश्त इसके सीने से लगी हुई थी, और दरवाजे से अंदर दाखिल होती फारिया बेगम से ये मंजर छुपा न रह सका। वो इनकी आंखों में नागवारी छा गई, और उन्होंने ज़ैन को रेस नजरों से घूरा।
जबकि जैन इन्हें इग्नोर करता हुआ इसको वापस लिटाकर अच्छी तरह से कंबल रखकर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जैन जो ही अपने कमरे में पहुंचा, साथ ही फारिया भी पहुंच गई। जैन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोले माँ, मैं सुन रहा हूँ। अगले माह तुम्हारे मामू पाकिस्तान आ रहे हैं। जी अच्छी बात है। वो अपने काम में मसरूफ बोला। रोमा भी आ रही है इनके साथ। अब की बार इनकी आवाज़ धीमी थी। जैन झटके से माँ की तरफ मुड़ा। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ बेटा, समझने की कोशिश करो। वो पूरे 22 साल की हो चुकी है। भैया मुझे हर साल ये बात बावर करवाते हैं कि रोमा मेरी इमानत है। अब मैं इन्हें कैसे कह दूं कि वो अपनी बेटी को कहीं और ब्याह दे? ये सोचना आपका काम है। जैन, मैं रोहा को भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। उन्होंने तुरप का आखिरी पत्ता फेंका। माँ, जिंदगी मैंने गुजारनी है तो ये फैसला भी मेरा होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में कौन शामिल होगा। अब की बार वो नरमी से माँ को समझा रहा था। जहाँ इस लड़की की बात आती थी वो ऐसे ही नरम पड़ जाता था। तभी डोर नॉक करके दारेन अंदर दाखिल हुआ। भाई, तायाबू बुला रहे हैं आपको। जी मैं आया बस। वो अपना बैग एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करता हुआ माँ के पास आया। नरमी से ने अपना साथ लगाया, इनके सर का बोसा लिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तभी यावर दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ और मुअद्दब से अंदाज में बोला, ताई जी गाड़ी तैयार है, चले। नहीं, अब ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ ऑफिस। ओके। वो आज काफ़ी दिनों के बाद यूं नहीं आई थी। तुम्हें क्या हुआ है? यमुना, रोहा की दोस्त, सुबह से इसे नोट कर रही थी। रोहा की आंखों में टूटे कांच से चुभन थी और आंखें रात जगह की गमास थी। वो दोनों इस वक्त कैंटीन में मौजूद थी। यमुना ने नरमी से इसका हाथ पकड़ा तो रोहा का जबत का बंधन टूट गया और आंसू पलकों की बाट पर इकट्ठा होने लगे, जिन्हें रोकने की कोशिश में रोहा ने निचला लब सख्ती से दांतों तले दबा लिया। बिखरी बिखरी रोहा ने यमुना को परेशान कर दिया। प्लीज़ रोहा, बताओ क्या हुआ? कैंटीन में इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स थे। वो कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। वो रोहा अपने आंसू पूंछती खड़ी होगी। यमुना, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। रोहा खुद तरसी का शिकार हो रही थी। यमुना हैरानी से इसे जाता देखती रह गई। फिर वो तेज़ी से इसके पीछे लपकी। वो हमेशा से हर बात इससे शेयर करती थी। वो लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि यमुना ने इसे पुकारा। रोहा इसकी पुकार सुनी अनसुनी करती तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आंसू इसकी आंखों से अभी तक जारी थे। वो लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंची तो यमुना ने इसकी राह रोक ली और इसका बाजू थाम कर लाइब्रेरी के निस्बतन पुरसुकून गोशे में लेके बोलो अब। और वो इसे सब कुछ बताती चली गई। यमुना ने इसे जांचती नजरों से देखा। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तुम्हें ऐसे ख्वाब देखना छोड़ देती, यमुना ने कतियत से कहा। रोहा ने इसे हैरानगी से देखा। हमारी इज्जत और आना सबसे पहले होनी चाहिए। तुमने खुद बताया है कि वो तुम्हें घास भी नहीं डालता, तो तुम क्यों खुद को ऐसे शख्स के पीछे बर्बाद कर रही हो? मोहब्बत का दम तो तब भरते हैं जब दूसरा भी आपको चाहे, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो जो एक तरफा मोहब्बत में इतने आगे बढ़ जाए? यमुना इसकी मुखलिस और देरीना दोस्त थी। वो बुत बनी बैठी यमुना की बातें सुनती रही और फिर एक झटके से उठी और लंबे लंबे ढक भरती लाइब्रेरी से निकलती चली गई। यमुना की बातों का ही असर था कि बस वक्त सबके साथ खाना खा रही थी। जैन हैदर मामूल के मुताबिक सबसे आखिर में तशरीफ लाया और रोहा के बराबर मौजूद कुर्सी संभाल ली। खाने की मेज़ पर इस वक्त कम व बेश 15 अफराद मौजूद थे। सबकी नजरें और यकबारगी जैन की तरफ उठी थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठता था, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी चेयर पर कोई नहीं बैठता था। लेकिन आज बेदहानी में रोहा को खबर ही ना हुई कि वह जैन की चेयर संभाल चुकी है। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके इसने अपने आसपास देखा तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो इसने जल्दी से वो कुर्सी छोड़ी। लेकिन इतनी तेज़ी से जैन इसका हाथ पकड़ कर इसे वापस बिठा दिया। सबके लिए ये हैरत का एक और झटका था। फारिया बेगम आंखों में चंगारियां भरी से देख रही थी और यही लम्हा था जब रोहा ने अपने ख्वाबों से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया था। वो इतने मोहब्बत करने वाले लोगों की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी। आज सुबह से ही रोहा, जोया और रवीहा जो भी है किचन में मसरूफ़ थी। रवीहा को देखने कुछ लोग आ रहे थे। लड़का हैदर हसन के बिजनेस पार्टनर का बेटा था। फैमिली फ्रेंड्स होने की वजह से लड़के से सभी वाकिफ थे। आसमान बहुत सुलझा हुआ लड़का था। रिश्ता तो पक्का था, बस फॉर्मेलिटी के लिए आज वो लोग खाने पर मदऊ थे। ओके, ये भी एक सॉन्ग ही है, कुछ ऐसा ही पंजाबी है बट। दारैन किचन में दाखिल हुआ और फुल वॉल्यूम में गाना गुनगुनाते हुए रवैया का इतराफ चक्कर लगाने लगा। रवैया ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए दुपट्टे का कोना मुंह में दाब लिया। यार विया, तुम तो जा रही हो, लेकिन ये हो बाकी पीस रह गई हैं। ये कब ससुराल सुधारेंगी जो हमारी ज़िंदगियों में सुकून आएगा? क्या? तीनों ने एक बैग होकर कहा। हमने कौन सा तुम्हारे बिस्तर पर कांटे बिछाए हुए हैं? वो तीनों इसकी तरफ बढ़ी। विया के हाथों में छुरी थी, जबकि रोहा ने हाथ में चमचा उठाया हुआ था। हम विया पढ़ेंगे। रवैया यही थिंक नाम, क्योंकि उसने विया बोला था, तो हम विया ही पढ़ेंगे। दारैन ने किचन से भागने मुनासिब समझा। वो आगे आगे भाग रहा था, जबकि विया और रूहा इसके पीछे भाग रही थी। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा तो विया तो पीछे रह गई, लेकिन रूहा दरवाजे से अंदर आ रहे जैन के सीने से जा टकराई।
बस हीरोइन ही टकराती है। पीछे दारैन की दबी दबी हंसी गूंजी तो रोहा तेजी से पीछे हुई, जबकि जैन हैदर ने इसके गुलाल होते चेहरे को बहुत दिलचस्पी से देखा। बारिश की ठंडक मौसम को सर्द करी थी। सूरज गहरे बादलों की आगोश में सो रहा था। तेज बारिश में बरसती बूंदों में सबके कदमों की रफ्तार तेज से तेज तर हो रही थी। वो यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकली तो सामने ही वो इत्मीनान से गाड़ी के साथ टेक लगाए आसमान की तरफ देख रहा था। बादल पूरी ताकत से गरज रहे थे और इसके चेहरे पर एक सलवट भी नहीं थी। वो बारिश को भी इंजॉय कर रहा था। रोहा के कदम सुस्त हुए। वो धीमी चाल चलती हुई इसके करीब आई। इसने इसकी तरफ एक दिलकश मुस्कुराहट उछाली और चेहरे पर हाथ से बारिश की बूंदें साफ की और सर पर हाथ फेर कर बाल ठीक किए और फ्रंट सीट संभाले। रोहा ने भी इसकी तकलीद में सीट संभाली और जैन हैदर ने गाड़ी जन से आगे बढ़ा ली। रोहा ने एक नज़र अपने बराबर बैठे शख्स पर डाली। दोनों की नजरें एक लम्हे के लिए टकराई और दोनों ने ही नज़रों का जाविया बदल दिया। रोहा बाहर नजर आते मनाजिर पर तवज्जो मबसूल कर ली। जैन वक्तन फ़वक्तन एक नज़र इस पर डाल देता था, लेकिन वो पूरी तवज्जो से बाहर भागते दौड़ते मनाजिर में खोई हुई थी। होश दबाए जब गाड़ी एक झटके से रुकी, वो गाड़ी से उतरी तो सामने एक बेहद गोरी रंगत की खूबसूरत नकूश वाली लड़की टाइट जीन्स पर शॉर्ट सी खुले गले वाली ब्लैक शर्ट पहने बारिश में भीग रही थी। रोहा ने जल्दी से जैन की तरफ देखा, लेकिन इसका ध्यान इधर नहीं था। इस लड़की की जो ही नज़र इन पर पड़ी वो भागने तक पहुंची और जैन के गले से आकर झूल गई। जैन की नज़रें गैर इरादी तौर पर रोहा की तरफ उठी, जो कि इनकी तरफ ही देख रही थी और अंदर की तरफ भड़की। जैन ने दरजीदा नज़रों से जाते देखा और दृष्टि से रोमा को खुद से अलग किया, लेकिन बहुत ही ढीठ लड़की थी। इसे ज़रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा और इसका बाजू थामे अंदर की तरफ बढ़ गई। एक तो बाहर से आने वाली हर फौरन लड़की आती है गले में झूल जाती है और कुछ नहीं लगती। राइटर यही लिखती है कि आती गले में झूल गई। वो अपनी किताबें बुक शेल्फ पर सेट करने में मसरूफ थी। मामी एक बात पूछूं? इसने सोफे पर बैठी जोइला से मुखातिब होते हुए पूछा। हाँ बेटा, उन्होंने चाय की सिप लेते हुए जवाब दिया। क्या मामा और पापा की लव मैरिज थी? इसने किताब को कपड़े से साफ करते हुए पूछा। ये तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे ही आज रोमा और सबिहा मामी बातें कर रही थी। मामा और बाबा के मुताल्लिक तो इसलिए पूछ लिया। क्या बातें कर रही थी? उन्होंने जांचती नजरों से देखा। कुछ नहीं, बस साम सी बातें। वो असल बात छुपा गई कि सबिहा मामी रोमा को खबरदार कर रही थी कि वो जैन को जितना मुमकिन हो सके रोहा से दूर रखे, क्योंकि ये है तो माँ की बेटी ही। रोहा को गहरी सोच में गुम देखकर जोइला को भी कोई बात याद आ गई और वो उठकर चली गई। असल बात कहीं दरमियान में ही रह गई। सब यंग पार्टी इस वक्त एक जगह पर इकट्ठी थी। सब मिलकर विहा का रिकॉर्ड लगा रहे थे, जिसकी अगले माह शादी तय पाई थी और फिर सब जैन के सर हो गए। रोहा जो चुपचाप सोफे पर बैठी थी, जैन हैदर इसके बराबर इसके बेहद करीब बैठ गया, जिस पर रोहा ने सर उठाकर अपने दाएं तरफ देखा, जहां सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस डार्क ब्राउन चादर कंधों पर फैलाए मुस्कुराता हुआ जोहा की तरफ मुतवज्जा था, जो कि इसके सर पर सहरा सजाने की बात करी थी। इसकी बात पर लाशौरी तौर पर इसने गर्दन घुमाकर रोहा को देखा, जबकि रोहा ने नजरों का जाविया बदल लिया। लेकिन जैन की हरकत रोमा से छुपी न रह सकी। इसने जहर खुंद नजर रोहा पर डाली और झटके से उठकर बाहर निकल गई। इसके पास बैठी विहा ने चिंबा से इसे देखा। इन्हें क्या हुआ है? इसने सबको मुश्तिक का सवाल किया, जिस पर सबने कंधे झुकाए। आज छुट्टी का दिन था। वो नाश्ते के बाद किचन के बर्तन समेट रही थी। किचन में रोमा दाखिल हुई। बात सुनो, एक कप चाय बना दो। रोहा ने सपाट चेहरे के साथ चाय का पानी चढ़ाया। तभी फारिया बेगम किचन में दाखिल हुई। बेटा, भाई बता रहे थे तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हुआ तबीयत को? रात तक तो ठीक थी। आपको पता रात को ठीक थी या नहीं? मेरी सारी रात जागते हुए गुजरी है, इसने चिढ़कर जवाब दिया। इसकी बात करने के अंदाज पर रोहा ने मुड़कर देखा। फारिया बेगम कुछ देर के लिए चुप सी रह गई। कोई मसला है तो बताओ, उन्होंने अपनाहियत से इससे पूछा। कोई बात नहीं है, आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। अच्छा, तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। शुक्रिया, आप अपना काम करें, मैं बस चाय और ब्रेड लूंगी। वो तड़क कर जवाब देती रोहा के हाथ से चाय का कप लेकर किचन से बाहर निकल गई। फारिया बेगम अपनी जगह सुन खड़ी रह गई। शायद तबीयत खराब है, वरना बहुत मलनसार है। हाँ, नजर आ रहा है कितनी मलनसार है, गिर ही ना जाए इसकी मलनसारी नीचे। रोहा के सामने तरतीब दे रही थी। इसने इस बात में सर हिलाया और अपने काम में मसरूफ होगी। आज घर में खूब रौनक और चहल पहल थी, लेकिन इसके दिल के अंदर वीरानियां चुत रहे थे। आज का दिन इसके लिए मनहूसियत भरा था। रिश्ता तो भैया के लिए आया था, लेकिन बकूल उस्मान के वालिद और वालदा के उस्मान को रोहा पसंद है और वो इसके रिश्ते के लिए ही आए हैं। रोहा के तो मानो सातों आसमान इसके सर पर आ गिरे थे। चलो जी, एक और मुसीबत। अब ये भैया भी इससे नफरत करेगी। ये सारी मुश्किलें दुनिया की आके हीरोइन पे ही क्यों टिक जाती हैं? बिहा और सबिहा मामी की तरफ देखने से भी कतरा रही थी, क्योंकि जिन नज़रों से उसे देख रही थी, इसका दिल चाहता था कि वह ज़मीन में समा जाए। रोमा बहुत खुश थी। इसने बहुत खुशदिली से रोहा को मुबारकबाद दी। जैन हैदर इस वक्त घर नहीं था और फिर आनन फानन से तैयार करके उस्मान के पहलू में बिठा दिया गया। इसने गायब दिमागी से अपने हाथ की तीसरी उंगली में पहनी बेशकीमत डायमंड रिंग
पर डाली और इसकी आंखों से आंसू लड़ी की तरह बहने लगे। शिद्दत गरिया से इसकी आंखें सुरख अंगारा हो गई थी और फिर इसकी नजर एक साइड पर अलग थलग खड़ी फारिया बेगम पर पड़ी। रोहा को गुमान गुजरा के वो रो रही हैं। इसने दोबारा से इनकी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वो चेहरा मोड़ की। हैदर हसन ने इसके सर पर हाथ रखा तो वो फूट फूट कर रो दी। हैदर हसन की आंखों से भी आंसू निकलकर इसके बालों में जज्ब होने लगे, लेकिन अम्मा भी मुतमईन थी। खूबरू सा आसमान सिकंदर इन्हें बहुत पसंद था और वो बहुत शाइस्ता और महसब था। वो जैन के साथ अक्सर अम्मा के पास आता रहता था। इन्हें इससे बहुत उनसीयत थी। वो सरशार सा बैठा सबके छोटे मोटे सवालों के जवाब दे रहा था, जबकि एक चिढ़ती नजर सर झुकाए बैठी रोहा पर भी डाल लेता था। रोहा की थकन का एहसास करके फारिया बेगम आगे बढ़ी और इसे सहारा देकर मम्मी के कमरे में ले आई। वो बाहर जाने लगी तो रूह ने इनका हाथ थाम लिया और वो भी शायद ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। इसके गले लगकर खूब रही और इसके चेहरे को दोनों हाथों में भरते हुए बोली, सदा खुश रहो। इनके बाहर निकलते ही दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और जैन हैदर अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखों से लहू टपक रहा था। वो तो लंबे लंबे डग भरता रोहा तक पहुंचा। वो गैर इरादी तौर पर पीछे हुई थी। जैन हैदर ने करीब आकर इसे दोनों बाजों से दबोचा। तुम अगर मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। ये जैन हैदर का वादा है तुमसे रोहा। कमाल हसन अपनी बात कहकर वो रुका नहीं और सजी संवरी रोहा कमाल परेशानी में गिरी थी। न जाने अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो जानती थी वो अपनी जिद का पक्का है। वो दनदनाता हुआ हैदर हसन के कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने चुम्बा से बेटे को देखा। वो कभी भी इजाज़त लिए बगैर नहीं आता था, जबकि इस वक्त वो सारी तमीज़, अखलाकियात से शाइस्तगी सब कुछ भुलाए सुरख आंखें बिखरे बालों में टूटा टूटा सा इनके कमरे में मौजूद था। जबकि बेड पर बैठी फारिया ने एक हाथ अपने दिल के मुकाम पर रख लिया। सुबह से इन्हें यही आने वाला वक्त दे रहा था। बाबा मुझे आपसे बात करनी है। इन्हें वो इस वक्त कुछ डिस्टर्ब लगा, सॉरी। वो इसका हाथ पकड़कर इसे सामने पड़े सोफे पर ले के बोलो बेटा क्या मसला है। बाबा आप रोहा के रिश्ते से इनकार करते हैं। उन्होंने जैन का हाथ छोड़ दिया। जानते हो क्या कह रहे हो? जी जानता हूँ। तो फिर ये भी जानते होगे कि हमारे खानदान में एक बार ज़बान दे दी जाए तो फिर मर तो सकते हैं, लेकिन अपनी ज़बान से नहीं मुकर सकते। अगर रोहा इनकार करे तब भी नहीं। अब की बार वो खामोश हो गए थे। बोले ना बाबा। फारिया चाहती जाए रोहा को बुला लाए। हैदर हसन के हुक्म पर वो सुस्त कदमों से कमरे से निकल गई। थोड़ी देर के बाद फारिया के मैयत में मामूल के कपड़ों में मलबूस रोहा कमरे में दाखिल हुई। इसने डरते डरते सर उठाकर हैदर हसन की तरफ देखा, जो इसे ही देख रहे थे। रोहा क्या तुम्हें इस रिश्ते पर कोई इतराज़ है? इसने नफ़ी में सर हिलाया। चल मेरे भाई निकल जाए इत्थों। हैदर हसन ने फातिहाना नज़रों से जैन की तरफ देखा, जो होंद पीछे खूंखार नज़रों से घूरा था। ठीक है बेटा आप जाओ। इसके जाने के बाद वो जैन की तरफ मुड़े। अब क्या कहोगे? इसने नफ़ी में सर हिलाया और बाहर निकल गया। ज़ोरों शोर से इसकी और रोमा की और दूसरी तरफ रोहा और उस्मान की शादी की तैयारियां जारी थी। इससे चंदा इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैन सवेरे घर से निकलता और रात के घर लौटता। इसे इस सब से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस वक्त भी सब लोग शॉपिंग से लौटे थे और लाउंज में महफिल जमाई हुई थी। तभी ऊपर से तेजी से जीने उतरता यावर नीचे आया और दारैन के सर हो गया। अब सिचुएशन कुछ यूँ थी कि वो दोनों लाउंज में मौजूद सोफों के तरफ भाग रहे थे। साथ साथ दारैन की दुहाइयाँ भी जारी थी। काफ़ी देर की भाग दौड़ के बाद दोनों थक हार के सोफे पर गिर गए। तभी जोइला ने इतनी भाग दौड़ की वजह जाननी चाहिए। यावर ने बात का आगाज़ किया। आज मैं अपने एक दोस्त के साथ मार्केट गया था। वहाँ किसी अक्ल के अंदर ने मेरी जेब पर हाथ साफ किया, जो कि वो बाद में पछताया भी होगा। तो मैं मदद के लिए साहब यानी दारैन के सर को कॉल की कि ये मेरी मदद करें, लेकिन 10 बार कॉल करने पर भी इसने कॉल रिसीव नहीं की। तो मैंने मैसेज किया, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से मैंने वो डिलीट कर दिया। तभी सुल्लू के पट्टे का मुझे मैसेज रिसीव हुआ। क्या लिखकर डिलीट किया है? मैंने कहा एक काम था। तो आगे से मैसेज करता है, ये भी डिलीट करते हैं और साथ ही मोबाइल भी पावर ऑफ कर दिया। सब लोग बहुत संजीदगी के साथ इसके रडार सुन रहे थे, लेकिन इसकी बात मुकम्मल होने पर सबकी दबी दबी हंसी गूंजी। दारैन भी सबको देखते हुए किसानी से हंसी हंस दिया। इसी वक्त दाखिली दरवाजे से जैन हैदर दाखिल हुआ। वो कुछ थका थका सा लग रहा था। इसने सबको मुश्तरका सलाम दिया। रोहा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता हुआ रोमा से मुखातिब हुआ, मेरे कमरे में कॉफ़ी दे जाना, और तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। हाय अल्लाह जी, नाराज़गी। वक्त जितनी तेज़ी से गुजरता है, इतनी तेज़ी से आंख के सामने के मंजर भी बदल जाते हैं। और वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। आखिर वो वक्त भी आन पहुंचा। कल रोहा और उस्मान का निकाह था। इसकी आंखों में कल रात का मंजर घूम रहा था। वो घर बहुत लेट पहुंचा था। वो अपने कमरे में किसी फाइल की वर्क गिरदानी में मसरूफ था। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई। आम से हुलिये में बड़ी सी चादर अपने गिरद लपेटे हाथ में कॉफ़ी का कप थामे खड़ी थी। इसने आगे बढ़कर कप स्टडी टेबल पर रखा तो जैन दूसरी तरफ देखने लगा। वो कप रखकर मुड़ी तो गैर इरादी तौर पर इसकी कलाई थाम ली। रोहा ने तेज़ी से अपना हाथ खींचा तो इसे भी ताऊ आ गया। वो अपनी जगह से उठा और इसकी तरफ पेशकदमी की। जैन को लगा वो कांप रही है। वो भी उल्टे कदमों चलने लगी। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले वो जैन की बाहों में थी। मुझे छोड़ दें, नहीं तो मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। जैन ने इसकी बात पर से धक्का देकर खुद से अलग किया। इसका सर जोर से दीवार से लगा
और इसे वहीं छोड़कर वो वहाँ से निकल गया। मोबाइल की रिंग पर वो होश की दुनिया में लुटा। कॉल रिसीव करके दूसरी तरफ की बात सुनी। ठीक है, कल 3 बजे तक सब कुछ तैयार होना चाहिए। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है आप लोगों को? मुझे तो लग रही है। रोहा पार्लर से तैयार होकर वेटिंग एरिया में बैठी, तभी इसके मोबाइल पर जैन की कॉल आई। वो अपना महंगा लहंगा, इधर लहंगा ही लिखा, मैं महंगा पढ़ रही हूँ। वो अपना लहंगा संभालती आकर पिछली सीट पर बैठ गई। जैन की नज़रों से बचने के लिए इसने चादर भी ले ली और अपना चेहरा ढक दिया, जबकि जैन के होंठों पर इसकी इस हरकत पर मुस्कुराहट रहेंगी। सर झुकाए इसे रास्ते का अंदाजा ही ना हुआ। होश में आई तो गाड़ी को अनजान रास्तों पर भागते दौड़ते पाया। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन जवाब नहीं आया। जैन ने मोबाइल पर कोई नंबर डायल किया था। दूसरी तरफ कॉल रिसीव की गई। हेलो के जवाब में, बाबा मैं रोहा को अपने साथ ले आया हूँ। दूसरी तरफ की बात सुने बगैर कॉल कट कर दी। हैदर हसन भुचक्का से मोबाइल हाथ में लिए बैठे थे। ये कोई बताने का तरीका होता है? पर किरदार वो जानते थे जैन की खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा है, और वही हुआ जिसका उन्हें डर था। पहले नहीं कर सकते थे तुम कोई इंतजाम? अब वो इस परेशानी में थे कि उस्मान और उसके घर वालों से सामना कैसे करें। तभी रूम में दाखिल हुए। हैदर हसन को साकत तो जामत एक ही पोजीशन में खड़ा देकर फारिया ने इनका कंधा हिलाया। वो गायब दिमागी से इनके चेहरे को देखने लगे। क्या हुआ है फारिया? वो टक्कर बोल रहे थे। जैन रोहा को लेकर ना जाने कहाँ चला गया है। क्या? फारिया बेगम ने दिल पर हाथ रख लिया। अगर हम इसकी मान लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। अम्मा भी को पता चला तो पहली ने भी धचका लगा। वो आया था इनके पास इनका साथ मांगने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन वो मुतमईन थी उस्मान अगर सोना था और जैन ही हैदर हीरा था। रूहा की चीखों पुकार और दहाइयों पर कान धरे बगैर वो महारत से गाड़ी चलाता रहा। थकार कर भी उसे बद्दुआएं देने लगी। सभी गाड़ी शहर से बाहर बने खूबसूरत करके गिराज में रोककर जैन हैदर ने अपना रुख रूहा की तरफ किया। नावल थोड़ा तेज़ नहीं चल रहा, मतलब टू द पॉइंट बात हुई है। जैसा कि अगर दूसरा नावल होता ना तो जब रोहा के लिए रिश्ता आया था ना तो उससे काफ़ी बातें सुनानी पड़ती थी। वो बस उनका नज़रों का जिक्र हुआ, उससे बातें नहीं सुनी पड़ी। और अब रोहा ने जब कहा कि वो उसकी मोहब्बत मतलब अपने दिल से निकाल देगी, तो वो बबी आई थिंक उससे मोहब्बत करती है, लेकिन मतलब काफ़ी दिखाया गया है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे मतलब उसे बद्दुआएं भी दे रही है। लग रहा है तुम्हें उस्मान के साथ निकाह ना होने का बहुत दुख है। इसने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए, जबकि इसकी बात पर रोना भूलकर दुख और अफसोस के मिले जुले तासरात इसे देखने लगी। अगर वापस घर पहुंचना चाहती हो तो मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बात मानी तो अगले आधे घंटे में हम दोनों वापस अपने घर में होंगे। हैदर हसन की सब मेहमानों के सामने बहुत चुपकी हुई। इस वक्त अजीब सूरत हाल थी। सब लोग जा चुके थे तरह तरह की बातें करते हुए। सबीहा बेगम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। इन्हें हैदर हसन से खार थी कि उन्होंने इनकी बेटी को छोड़कर भांजी के लिए रिश्ता मंजूर कर लिया। हैदर हसन, वकास हसन और हमाद हसन सर झुकाए बैठे थे। तब भी रोहा मेन रोड से अंदर दाखिल हुई। इसे देखकर सबसे पहले उस्मान अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो सबको सामने देखकर अपनी जगह पर मुंजमद हो गई। तभी रोमा तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। रोहा, शुक्र है तुम आ गई हो, जल्दी से चलो ताकि तुम्हारा निकाह हो सके। वो इसे बाजू से खींचते हुए बोली, लेकिन इसने अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आजाद करवाया। मेरा निकाह हो चुका है। मैंने तो पहले ही पता सी। इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर उस्मान ने फौरन से अपने पहले वहां से चले जाना ही मुनासिब समझा। इसके बाद कुछ पल रुक कर एक मलामती नजर इस पर डाली और बेरहूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। भाई उससे क्या है, क्या कहते हैं, उसका क्या कसूर है? वैसे ये है कि अगर मुंह से ना बोलो कि नहीं, मतलब बोलो ही ना कबूले तो नहीं होता। इसके बदले अगर कोई ऐसा संकी इंसान हो ना, फिर मरना पड़ेगा। रोमा को इस वक्त इसका खूबसूरत चेहरा जहर लगा कि आगे बढ़कर इसने इसे थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन इससे पहले इसका हाथ किसी की गिरफ्त में था। जैन को देखकर रोमा का फिशार खून बढ़ा और वह नखूद से इसका हाथ झटक कर अपने कमरे की तरफ भटकी। हमें लोग बता रहे हैं कि ये लफ्ज़ ऐसे होता है, ऐसे होता है। थैंक यू सो मच, जो बहुत पोलाइटली बताते हैं। हम भी फॉलो करते हैं लफ्ज़ को, ठीक है। और किसी ने हमें नकूद बताया था। जो लफ्ज़ होते हैं ना उर्दू इंग्लिश में लिख के बताया करें, और जैसे हम मैसेजेस टेक्स्ट करते हैं ना किसी को, ताकि वो पता चले। ऐसे उर्दू में तो फिर पता नहीं चलेगा। नकूद लफ्ज़ होता है और तमहीद लफ्ज़ होता है ना, तहमीद होता है ना। जैन बाप और चाचों की तरफ बढ़ा, लेकिन वो इसे इग्नोर करते अपने अपने रूम की तरफ बढ़ के। जैन अब की बार बारी बारी सबकी तरफ बढ़ा, लेकिन सब ने ही मुंह मोड़ लिया। आखिर में वो दोनों अकेले ही रह गए, तो वो दोनों भी अपने कमरे की तरफ बढ़ के। रोहा को अपने कमरे की तरफ बढ़ते देखकर जैन के 14 तबक रोशन हो गए। इसने दृष्टि से बाजू से पकड़ा, अपने कमरे में लाकर बेड पर पटका। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आपने धोखा किया है मेरे साथ। आपकी वजह से आज मेरी इज्जत 2 कौड़ी की हो गई है। आपको तो कोई असर नहीं हुआ ना, लेकिन कोई असर नहीं हुआ ना, लेकिन जिन नज़रों से मेरे तीनों मामू ने मुझे देखा था, मैं अपनी नज़रों में गिर गई। मेरा आखिरी फैसला ये है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप मुझे आज़ाद करते। अभी तो निकाह हुआ है। वो रोहा की बात पर गुस्से से बिफर गया और इसकी बुलंद धाड़ पर वो 2 कदम पीछे हट गई। इसलिए जैन के इस कदर गुस्से से खौफ महसूस हुआ। वो इसके सामने से जाते जाते फिर ठहर गया। और हाँ, ये जो तुम बार बार कह रही हो ना मुझे छोड़ दो, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता।
इसने उंगली उठाकर रोहा को वार्निंग दी और वो चुप की चुप रह गई। जबकि वो लंबे लंबे ढक भरता बेडरूम से निकल गया। रोहा कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ी रही, फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोती। जो गलत फैसले हम करते हैं इन्हें दुरुस्त तकदीर करती है। जिन खुशगवानियों में हम मुब्तला होते हैं वो खुशगवानियां इंसान तोड़ते हैं। जिस ख्वाब में हम रह रहे होते हैं इसको हकीकत छुटलाती है। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डाले रात के पिछले पहर आवारागर्दी कर रहा था। घर जाने का इसका कोई मूड नहीं था। घर में सब भी इससे खफा थे और जिसकी वजह से सबको खफा किया था इसकी अपनी मुंतिक थी। वो सबके खफा होने पर खफा थी, लेकिन वो फिर भी मुतमईन था। इसने इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था, जैसे भी सही, क्योंकि इसने गलत सही तो कुछ सोचा ही नहीं था। वो तो बस इतना जानता था इसकी मताए ज़िस्त किसी और की हो रही है और वो ऐसा वो मर के भी ना होने देता। दूर कहीं से अजानों की आवाज़ आई तो इसके कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ उठ गए। नमाज पढ़कर से बहुत सुकून हासिल हुआ। वो नमाज के बाद भी काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा। इसने कमरे में कदम रखा तो इसे एक पल के लिए घुमा गुजरा कि वह किसी और के कमरे में आ गया हो। इस लड़का कमरा अपनी हालत इज़हार पर मातम कना है। कमरे में जा बजा कुशन ही कुशन पड़े थे। अलमारी से इसके सारे कपड़े निकाल कर इधर उधर फेंके गए थे। साइड टेबल्स पर रखे कीमती डेकोरेशन पीस बहुत बुरी तरह से तोड़े गए थे। वो बहुत एहतियात से चलता हुआ कान से बचता बचाता वॉशरूम तक पहुंचा। कपड़े चेंज करके बेड पर लेटा तो वह दुश्मन जहाँ पर नजर पड़ी जो थक खाड़ कर गहरी नींद सो रही थी। इसने गौर किया तो इसके हाथों में मेहंदी के साथ खून के धब्बे भी नजर आए। यही हाल इसके पैरों का था और यही वो लम्हा था जब जैन हैदर को इस पर भला का गुस्सा आया और इसने इसकी नींद की परवाह आई थिंक किए बिना इसे बाजू से पकड़ कर बिठाया। वो गहरी नींद में थी। हड़बड़ाहट में जैन हैदर के गले से ही झूल गई। जैन हैदर भी भूल गया कि इसने क्यों इसे जगाया था। वो जब हवासों में लौटी तो तेजी से पीछे हुई। जैन हैदर भी होश में लौटा, दरिश्तगी से इसका बाजू पकड़कर जोरदार झटका दिया। रोहा कमाल, एक बात याद रखना, अगर आज के बाद खुद को तकलीफ देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साथ ही इंटरकॉम पर मुलाजमा को बुलाया। इसे कमरा साफ करने की हिदायत देकर वो रोहा को बाजू में उठाए अब अभी के कमरे में आया जो कि गहरी नींद में थी। रोहा को उनके बराबर लटाकर खुद सोफे पर लेट गया। रोहा चुपके से कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ी। इसे चाय की तलब हो रही थी, लेकिन रास्ते में ही इसकी मतभेद रोमा से होगी। रोमा तो हर वक्त नुकसुक से तैयार, प्रॉपर ड्रेसिंग और मेकअप में रहती थी। रोहा को हमेशा गुमान गुजरता कब कहीं जाने को तैयार है, लेकिन ये रोमा जो इसके सामने खड़ी थी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बिखरे बाल, मलगच्चा लिबास, मेकअप से आ रही स्पाट सता हुआ चेहरा। रोहा को उजड़े हाल ने रोहा के ऐसे कुछ है हाल ने इसे चौंका दिया। इससे पहले कि रोमा कुछ कहती हुई इसे धक्का देती वहां से निकल गई। इसका दिल हर चीज से चाट हो गया। वो किचन के बजाय लॉन में निकल आई। वो कदरे पुरसुकून गोशे में बैठ गई। फिर इसने अंदर से रोमा और साद अंकल को निकलते देखा। फारिया और हैदर हसन के इनके साथ बाहर डकाए थे। फारिया ने रोमा को गले लगाया तो उसकी आंखों से आंसू का सेल रवां हो गया और वो इनसे अलग होती हुई गाड़ी में जा बैठी और फिर एक के बाद देख रही 3 गाड़ियां वहां से निकलती चली गई। रोहा, फारिया और अहमद हसन की आंखों से ओझल होकर एक साइड पर बैठ गई, जबकि अपने रूम की खिड़की में खड़ा जैन इसकी बुजदली पर मुस्कुरा भी न सका। जबकि रोहा गहरी यासियत का शिकार थी। इसकी वजह से 2 जिंदगियां खराब हो गई थी और रोमा तो अब कभी भी इसकी आंखों से ओझल नहीं होने वाली थी। मोहब्बत किसी वजह, किसी के कहने या सामने वाले की मोहब्बत की गहराई या सच्चाई देखकर नहीं होती। ये बस हो जाती है अचानक। जब होने लगती है तो एक लम्हा भी नहीं लगता, बस एक पल, कोई एक पल आपको कैद कर लेता है। वह दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसाए, दोनों कोहनियां टेबल पर टिकाए माजी में गर्क था। वो भी एक बहुत खास दिन था। वो पूरे 4 साल के बाद घर आया था। घर में सबने इसकी खूब आवभगत की। कुछ सफ़र की थकान थी, कुछ अपने घर का सुकून था जो वो रात को जल्दी ही सो गया। सुबह इसकी आंख सवेरे ही खुल गई। वो शावल लेकर नीचे आया तो आखिरी सीढ़ी पर अचानक ही वो इसके सामने आ गई। सफ़ेद यूनिफॉर्म में सफ़ेद दुपट्टा रखे, बैग कंधे पर डाले। शायद वो अपने कमरे में कुछ भूल गई थी और जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में इससे टकरा गई। इसने जल्दी से सॉरी कहा और साथ ही अस्सलाम वालेकुम भी, दोनों लफ्ज़ एक ही जुमले में अदा किए थे। जैन ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन वही लम्हा था जिसमें अपने दिल पर इसने रोहा का नाम दर्ज कर लिया था। दिल धड़काने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, याद आया। नूरजहान की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। ये मैंने सुना भी हुआ है, ऐसे कुछ था। एक आगे भी था। रोहा जो सोफे पर बैठी थी, इसने चौंक कर जैन की तरफ देखा जो गहरी नज़रों से इसे देख रहा था। तुम्हारी हंसी से मेरी सांसें चलती हैं, काश तुम समझ सको, एतबार कर सको। रोहा ने निगाहें चुरा ली और चुपके से कमरे से निकलकर माबी के कमरे में आ गई। फारिया बेहद तिलमिलाई हुई थी क्योंकि हैदर हसन ने सख्ती से मना किया था कि वह जैन और रोहा के मामले में कुछ नहीं बोलेंगी और रोहा को जैन के सामने तो कुछ ना कह सकी, लेकिन अम्मा बी के कमरे में जाकर दोनों नानी नवासी को खूब खरी खरी सुना आई थी, जिसके जवाब में रोहा ने तो सर झुका लिया, लेकिन अम्मा बी ने तुर्की बतुर्की फारिया को जवाब दिए थे। ये सवाल जवाब करने हमसे क्यों आई हो? जाओ अपने बेटे से पूछो ना, इसने ऐसा क्यों किया। बड़ी आई है हमें बातें सुनाने वाली। वो अम्मा बी के इसरार पर रात के पिछले पैर कमरे में दाखिल हुई, दबे पाँव सोफे की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले इसे आवाज़ आई,
पर्दे बराबर करके दरवाज़ा बंद करते इत्थे रखा। रोहा ने किन अखियों से इसे देखा और किसी मामूल की तरह इसकी बात पर अमल करके चादर सिर तक तान कर सो की। आधी रात को जैन का कंधा इसने हिलाया। वो गहरी नींद में था। आंखें खोलकर देखा, रोहा खड़ी थी। इसने अपनी बंद आंखें होती आंखों से बामुश्किल पूछा, एसी बंद हो गया है तो कहीं और सो जाओ ना। इसके बाद इसकी आवाज़ दोबारा नहीं आई। थोड़ी देर के बाद वो खुद भी उठ बैठा। कमरे में गर्मी बढ़ रही थी। इसने टेबल लैंप ऑन किया। जब भी वो इसे अपने पैरों वाली साइड पर सोई नजर आई। इसने हाथ बढ़ाकर इसे उठाना चाहा, मगर इसे गहरी नींद में देखकर रुक गया। इसने तकिया उठाकर इसके सर के नीचे रखा, फिर इसे देखने लगा। वो सोते हुए भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये भी बस समझ लो फिक्शन है। कभी सोते हुए ना अपनी बहन को कहना मेरी पिक खींचो, तब पता चलेगा वाकई फिक्शन ही है, अगर वो प्यारी लग रही थी तो। बाल इधर असल में सोते हुए कैसा होता है, बाल बिखरे होते हैं, कभी कुछ क्या कुछ होता है। इसने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर झुझक कर रुक गया। वो डार्क ब्राउन जीन्स पर ब्लैक शर्ट से बटन किए था, डार्क ब्राउन कोट पहन रखा था। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी था। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला। खुशबू का एक झोंका जैन के नथनों से टकराया। इसने रुख मोड़ कर देखा तो एक्वा ब्लू कलर के सूट पर हमरंग दुपट्टा रखे, कंधों तक आते खुले बाल। वो एक पल के लिए पल के झपकना भूल गया। वो नर्वस सी चलती हुई ड्रेसिंग तक आई और ब्रश उठाकर बाल संवारने लगी। एक ट्रांस की कैफियत में जैन हैदर इसकी तरफ बढ़ा। इसे अपनी तरफ बढ़ता देख इसने जल्दी से कंघी की और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वह पहले ही इस तक पहुंच चुका था। रोहा का सर इसके सीने से अलगा। इसके वजूद से उठती खुशबू इससे अपने हिसार में ले रही थी। जैन ने आगे झुककर एक खूबसूरत जसारत की। रोहा की पलकें भारी होने लगी। जैन ने आगे बढ़कर इसे गुद में भींच लिया, लेकिन इसके साथ ही बाहर से जोर जोर से किसी के बोलने की आवाज़ें आने लगी। बाहर से आती आवाज़ें तेज होती जा रही थी। फिर किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। जैन एक सरता भरते हुए रोहा को नरमी से खुद से अलग किया। इसने गहरी नज़र इस पर डाली और इसके दोनों गाल चूम लिए। रोहा के लिए नज़र उठाकर देखना दोबर हो गया था। वो इसकी तरफ देखता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलने पर सामने हवास बागता सी जोया खड़ी थी। जैन भैया, पता नहीं ताई जी को क्या हो गया है। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले इसने नीचे की तरफ दौड़ लगा दी, जहाँ फारिया बेगम होशो खर्च से बेगाना पड़ी थी। जैन ने आगे बढ़कर इन्हें बाहों में उठा लिया। जिस वक्त वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो फारिया बेगम को आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। इन्हें अंजाइना का अटैक आया था, लेकिन बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचने से वो बच गई थी। जबकि डॉक्टर्स कोई मस्बत जवाब देते जैन की सांस सीने में ही अटकी रही। वो माँ बाप का इकलौता बेटा था। दोनों ने इसे बहुत लाड प्यार से पाला था। इसकी हर बात मानी थी। रोहा से शादी करके वो इनका दिल दुखा चुका था और इससे नाराज़ थी, तो वो भी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश के पूरा हो जाने पर भी खुश नहीं हो सका कि इसकी जन्नत इससे नाराज़ है। वो इसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मैं इनकी नापसंदगी जानता था। वो जिन नज़रों से रोहा को देखती थी, इसका दिल जख्मी हो जाता था। वो दोनों ही इसकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास थी और वो चाहता था कि वो अपनी खुशी से रोहा को इसकी ज़िंदगी में कबूल कर ले। वो जानता था रोहा बहुत अच्छी लड़की है और वो इसके माँ बाप की बहुत इज्जत करती है। इससे शादी की एक बड़ी वजह इसकी माँ बाप के साथ मोहब्बत भी थी। फारिया बेगम भी इससे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन न जाने वो मोहब्बत कहाँ जा सोई थी। फारिया बेगम की हालत कुछ संभली तो उन्होंने सबसे पहले जैन को अपने पास बुलाया। माँ को बहुत सारी मशीनों में मुकीद देकर इसका दिल दुख से भर गया। उन्होंने इशारे से इसे अपने पास बुलाया। जैन की आंखों में आंसू चमकने लगे। इसने माँ का सर हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन्हें बोलने में दिक्कत हो रही थी। मेरी एक बात मानोगे? जैन ने इस बात में सर लाया। ये ना कह दे कि दूसरी शादी कर लो। मुझसे वादा करो तुम इस लड़की को अपने साथ नहीं रखोगे। जैन की गिरफ्त माँ के हाथों पर कमज़ोर हुई। इसने बहुत दुख से माँ की तरफ देखा, जिन्होंने बेटे के चेहरे पर दुख के साए लहराते देखकर भी नजरें चुरा ली। वादा करो मुझसे जैन। और जैन ने दिल में उठते दर्द को नज़रअंदाज करते हुए इस बात में सर हिला दिया। और फारिया बेगम की आंखें बंद होते ही वो आईसीयू से बाहर निकलकर हॉस्पिटल से भी बाहर निकल आया। रात गए तक सड़कों की खाक छान कर सुबह का वक्त वो घर में दाखिल हुआ तो सामने ही वो खड़ी थी। लगता था वो सारी रात रोती रही है। लाल आंखें सूजे बपोटे और पहली बार जैन को एहसास हुआ कि रोने के बाद और भी प्यारी लगती है। जैन को सामने देखकर वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। मुमानी कैसी हैं? इसके लहजे में तशवीश थी। ठीक है अब अम्मा भी अपने कमरे से निकल आई। बेटा बहू कैसी है? अब ठीक है अम्मा भी, अब परेशान ना हो। अम्मा भी अपने दुपट्टे से आंखें साफ की और दुआ के अंदाज में हाथ उठाया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मैं जा रही हूँ शुक्राने के नवाफिल अदा करने। रोहा बेटा जैन को खाना दो। जी अम्मा। रोहा किचन की तरफ बढ़ गई और वो गहरी सोच में गुम हो सोफे पर पाँव लंबे करके बैठ गया। लंबे करके
आज फारिया बेगम को घर लाया गया और उन्होंने घर आते ही ऐलान किया कि रूहा इनकी आंखों के सामने ना आए। इनकी तरफ बढ़ती रूहा ने शिकवा कना नज़रों से जैन की तरफ देखा, जिसने अपनी नज़रें फेर ली। वो तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई। इसके लिए सबसे महफूज जगह थी जहाँ बैठकर वो अपना हर दुख आंसू की सूरत में बहा देती थी। थोड़ी देर अंदर का गुबार निकालने के बाद वो अपने गाँवों में मसरूफ हो गई। रात गए वो कमरे में लौटी तो जैन को लोगों में सिगरेट दबाए किसी गहरी सोच में घुम पाया। वो चेंज करके लेटने के लिए बेड की तरफ बढ़ी, तभी जैन की आवाज़ इसकी समातों से टकराई। रोहा, तुम अपना सामान लेकर अम्मा के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। जैन की बातों पर लम्हा भर के लिए इसका दिल और हाथ दोनों कांपे, लेकिन वो खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए तेज़ी से वार्डरोब की तरफ बढ़ी और एक बैग में अपने कपड़े भरकर तेज़ी से बाहर निकल गई। इसके निकलते ही जैन ने पास पड़ा गुलदान जोर से सामने दीवार पर दे मारा। ऐसे ही होता है, वैसे ये तो सच है। गुस्सा कहीं पे तो निकालना है ना। इसे खुद पर गुस्सा था, जब हिम्मत करके शादी कर ही ली थी तो पहले दिन ही डट के सबके सामने इसके हक के लिए खड़ा क्यों ना हुआ। सबको ये बावर क्यों ना करवा दिया कि इसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है। रोहा अम्मा के कमरे में पहुंची तो वो भी हैरत से इसे देखने लगी, जिसने पटकने के अंदाज में बैग ज़मीन पर रखा। समझते क्या है खुद को, जब दिल चाहा अपना लिया और जब दिल चाहा छोड़ दिया। अरे अरे लड़की, बावली हो गई हो, किसकी बात कर रही हो? आपके पोते की बात कर रही हूँ। और अब अगर आपने मुझे समझाकर वापस इसके पास भेजने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अम्मा पर भी चढ़ दौड़ी, जो कि इसे इतने गुस्से में देखकर मुँह पर हाथ रखकर इसे देखने लगी। अरे लड़की, बावली हो गई है क्या? मुझे बेचारी को क्यों गुस्सा अब बेचारी पर क्यों गुस्सा कर रही है? सही कर रही हूँ, आपने ही मेरा दिमाग भी ख़राब किया है। हर वक्त इसकी तारीफ़ें कर करके मेरा पोता ये वो मेरा पोता वो अपनी बीवी के लिए स्टैंड ले नहीं सकता, खाक को छोड़ करेगा। अम्मा भी अगर आज के बाद मुझे वो शख्स इस कमरे में नजर आया ना तो मैंने इस घर में नहीं रहना। वो गुस्से में बोले जा रही थी, तभी पलट कर देखा तो वो दोनों बाजू सीने पर बांधे इसका चाहो जलाल देख रहा था। तू तो गई। इसे दरवाजे में इस्तीदा देकर इसने नखूद से सर झटका और अपना बैग नीचे से उठाकर अपने कपड़े अलमारी में रखने लगी, जबकि वो इसके नादर ख्यालात सुनकर वहां से ही लौट गया था। इसके जाते ही रोहा ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद को कोसा कि क्या ज़रूरत थी बिला थकान बोलने की। वो खुद को ही एक चिपट सी करती हुई बेड के किनारे पर टिकी, जबकि अम्मा भी जो जैन की आमद से बेखबर थी, उन्होंने चंबा से इसकी कैंची की तरह चलती ज़बान को रुकते और अब बेड पर बैठकर खुद को ही मारते देखा और खुद ही अखज़ कर लिया कि इनकी नवासी को ज़रूर कोई जादू वगैरह हो गया है और उन्हें तहिया करके वो सुबह सबसे पहले इसे पीर बाबा के इस पास लेकर जाएगी। चल भाई, ये तो शोशा ही हो गया। रोहा ने माबी की घूरती नज़रों से तंग आकर चादर सर तक तान ली। सुबह माबी की आंख खुली तो रोहा कमरे में कहीं नहीं थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई, तभी वो वाशरूम से नुकसुक सी तैयार निकली। माबी ने कड़ी नज़रों से देखा। लड़की, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कुछ काम से जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जैन से कहती हूँ तुम्हें छोड़ देगा। खबरदार, जो आपने कानो कान खबर भी होने दी तो। वो उंगली उठाकर वॉन करती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़की। वो जानबूझकर इस वक्त कमरे से निकली थी जब इसे जैन के चले जाने का यकीन हो गया था। वो स्टडी के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई, जहाँ सामने हैदर हसन किताब बीनी में मसरूफ़ थे। वह जानती थी वो इस वक्त यही मौजूद होंगे। उन्होंने रोहा को देखकर किताब और ऐनक सामने टेबल पर रखी और गर्दन की इशारे से अंदर आने का इशारा किया और इनके सामने सोफे पर बैठ गई थी। बेटा बोलो, क्या कहना चाहती हो? इसने नज़र उठाकर इन्हें देखा। इसे इनके चेहरे पर मौजूद नर्म तासरात से कुछ हौसला हुआ। मामू जान, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैं वजह जान सकता हूँ? मामू, क्या फ़ायदा इतनी तालीम हासिल करने का जब इसे कहीं अमल में ही ना लाया जाए। चलो ठीक है, मैं जैन से बात करता हूँ, वो ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह निकालता है। नहीं मामू जान, झट से इनकार आया था। मैं आपके ऑफिस में काम नहीं करना चाहती। मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे जॉब मेरी काबिलियत पर मिले। ठीक है, फिर जब तुम फैसला कर चुकी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो चुपके से वहाँ से निकल आए। बाहर आकर कब का रुका सांस बहाल किया। एक मरहला तो तय हो गया था, अब जॉब तलाश करना थी। वो आज 2-3 जगह पर इंटरव्यू देकर घर लौट आई थी। इसी वक्त एक गाड़ी आकर इसके करीब रुकी। सामने बैठी शख्सियत को देखकर इसके चलने में तेजी आ गई थी। इसे भागते देखकर वो भी गाड़ी से निकल आया और इसके हम कदम चलने लगा। रोहा ने कदम को रोक लिए तो वो भी रुक गया। इसने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और रुख इसकी तरफ मुड़ा। आप क्या चाहते हैं? वो बहुत इत्मीनान से बोली। तुम्हें बहुत तहम्मुल से जवाब दिया गया था। अच्छा, इसीलिए आधी रात को अपने कमरे से निकल जाने का हुक्मनामा जारी किया गया था। ये बात की बातें हैं, फिलहाल गाड़ी में बैठो। मुझे आपके साथ नहीं जाना। आप अपने रास्ते से जाएं, मैं अपने रास्ते से जाऊंगी। जैन ने इसे बाजू से पकड़ा तो इसने झटके से अपना बाजू छुड़वाया। अब की बार जैन ने जोर से सिखलाई से दबोचा और गाड़ी में लाकर पटक कर गाड़ी लोग कट्टी। ड्राइविंग सीट संभाल कर इस पर एक नजर डाले बगैर गाड़ी घर वाले रास्ते पर डाल दी। इसे घर ड्रॉप करके वजन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। रोहा भी पैर पटकती अंदर चली गई। वो आज एस एच इंडस्ट्रीज़ में इंटरव्यू दे आई थी।
मैं सच्चो कहने लगी थी। जब इसका नाम पुकारा गया वो बहुत इत्मीनान से चलती हुई अंदर दाखिल हुई। सामने एक अधेड़ उम्र शख्स बैठा था। रोहा ने अपनी फाइल इनके सामने रखी तो वो कुछ प्रोफेशनल सवाल करने लगे। वो अपनी डिग्रियों की बाबत बता रही थी, तभी इसे अपनी दाएं जानिब बैठे शख्स की जानिब से सवाल है, मैडम आपके पास कोई तजुर्बा है? रोहा ने गर्दन मोड़कर देखा तो सामने एक नहायत ही खूबसूरत और डैशिंग बंदा बैठा था। सर काम करूंगी तो तजुर्बा भी हासिल हो जाएगा, लेकिन हमें तो तजुर्बाकार शख्स चाहिए है। रोहा ने इनके आगे से अपनी फाइल उठाई और बाहर निकल आई, जबकि दो नीली आंखों ने दूर तक इसका पीछा किया था। अगले दिन खिलाफ तवक्का इसे कॉल आई कि इसे सिलेक्ट कर लिया गया है। इसकी खुशी की तो इंतहा ना रही। तभी अम्मा भी कोई दम किया और पानी इसके पास लाई और ज़बरदस्ती से बुलाया। साथ कुछ दम भी कर रही थी। अम्मा भी इस पे जादू टोना उतार रही हैं जो हुआ है। रोहा ने ताहट से इनका ये सारा अमल देखा। अम्मा भी कितने पैसे लुटा कर ये कागज़ के टुकड़े लाई हैं। उन्होंने सिर्फ खामोश नज़रों से घूरा। रोहा समझ गई कि अम्मा भी को इस अमल के दौरान बोलने से मना किया गया है, वरना मजाल है जब वो बोलने से बाज रहती। आज इसका ऑफिस में पहला दिन था। सफ़ेद कमीज शलवार पर हम रंग भरा सा दुपट्टा लिए वो जाने के लिए तैयार थी। इसने घड़ी पर वक्त देखा तो वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। सामने बैठी फारिया को देखकर इसके पाँव सुस्त हुए, लेकिन उन्होंने इसे देखकर रुख मोड़ लिया तो वो भी मुतमईन होकर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। दरवाजे से निकलते इसकी जॉगिंग से लौट रहे जैन से ज़ोरदार टक्कर हुई और वह गिरने ही वाली थी लेकिन जैन ने इसे अपने मजबूत बाजू के सार में ले लिया। वह झटके से खुद को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन तब इसकी नज़र लाउन से नजर आती फारिया बेगम पर पड़ी, जो कीनातोज़ नज़रों से इसे देख रही थी। और जैन इसके सजे संवरे रूप में खोकर सारे वादे भूल चुका था। होश में तो तब आया जब रोहा ने अपनी कमर के गिर्द इसके बाजू को अपने हाथों से नरमी से पीछे किया। इसके नरम लिमस पर जैन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो किचन में अपने सामने रोटी और थोड़ा सा सालन रखे बैठी थी जब वहाँ सबिया मुमानी चली गई। चलो जी, कितनी घटिया निकली तुम्हें तो ये भी ख्याल ना है कि जिन लोगों ने तुम्हें पनाह दी है, अपने घर की चार दीवारी दी, तुम इन्हीं के घर में नकब लगा रही हो। वह नहाकर तौलिए से बाल खुश्क करती हुई बाथरूम से बाहर निकली ही थी जब बेचैनी से टहलती जोया इस पर बरस पड़ी। बस लिखा है, क्या किया है मैंने? इसने उलझ कर पूछा। पहले विया के आए उस्मान के रिश्ते को पता नहीं कैसे अपने जाल में फंसाया और बशर ने भी जोया से शादी से इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों बेटा? अम्मा भी ने वकास मामू से दरियाफ्त किया। चंद दिन पहले है शहर के महंगे होटल में मंगनी की गई थी। मामू ने एक नज़र अम्मा भी के पास बैठी रोहा को देखा। वो कहते हैं शर कहता है कि वो जोया से नहीं रोहा से शादी करना चाहता है। चल ये तो आदम सुल्तान हो गई। चमड़ी से नहीं नावल पड़े ना, उसमें सारी लड़कियाँ हाथ धो के आदम सुल्तान के पीछे पड़ी हैं। ये भी फीमेल वर्जन उसका। सारे मतलब इसे पसंद करे। कितने का हसीन है जो इसे पसंद करते जा रहे हैं। उन लोगों की खूबसूरती नज़र आ रही है उन लोगों को भी। तभी जोया तेज़ी से रोहा पर चिपटी और इसके बाल पकड़ कर खींचे। साथ मुमानी भी इसे कोसने लगी। तभी जैन की तेज़ आवाज़ सुनाई दी, खबरदार जो आप किसी ने इसकी किरदार कशी की तो पीवी है वो मेरी। खबरदार अब किसी ने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला तो। इसने उंगली उठाकर सबको वॉर्न किया था। रोहा ने एक शिकायती नज़र जैन पर डाली और कमरे में बंद होके अम्मा भी और हैदर मामू कमरे में दाखिल हुए। वह तरामन खड़ी हो गई थी। हैदर हसन ने इसे बैठने के लिए कहा और खुद इसके बराबर बैठ गए थे। रोहा, अम्मा भी की आवाज़ की सिखाई सी आई थी। कितना दुख था इस एक लफ्ज़ में। वह एकदम से जैसे नींद से जागी थी। जोया अपने मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात करी थी जब मैं अचानक इसके कमरे में चली गई। अपने किरदार की वकालत कितना मुश्किल काम था, इससे आज ये पता चला था। मेरे पास कोई फ़ोन, कोई राब्ते का ज़रिया नहीं। अम्मा भी ये बात जानती हैं। एक ऐसे शख्स ने जैसे मैं जानती ही नहीं मेरे किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया। मुझसे कसम ले ले, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मामू से जो कहा है सच कहा है। मामू बिना कुछ कहे चले गए और आज पहली बार वो मामी की मौजूदगी की परवाह किए बगैर होती। कुछ नहीं होता मेरी बच्ची, सब्र रख, बस सब्र। अम्मा भी ने इसे एक हाथ से करीब करते तसल्ली दी थी। एक अरसे से वो इस कमरे तक महदूद थी, लेकिन उन्होंने दुनिया देख रखी थी। घर के बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके रंग ढंग पहचानती थी। रोहा के लिए ही रात इस घर में गुजरी हर रात पर भारी थी। रह कर हैदर मामू का ख्याल आ रहा था। वो पहले बहुत बेतबार ठहरी थी सबकी नजरों में। अपनी दफा करना इसका पहला हक था। अगली सुबह सारी रात जागने के बावजूद वो वक्त पर किचन में मौजूद थी। मम्मा एक कप चाय बना दें, सर बहुत दर्द कर रहा है। रोहा ने बर्तन धोते हुए गर्दन मोड़कर पीछे देखा। वो फिर से बर्तन धोने लगी। कोई जवाब न पाकर जोया ने सर उठाकर देखा। वो वही थी जिसकी वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। इसके खून में उबाल उठा था। ओ, तो गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं तुम में? एक मिनट। उंगली उठाकर वॉर्न करते हुए इसकी बात काट कर वो पीछे मुड़ी, लेकिन तब तक जोया पैर पटकती वहाँ से चली गई थी। अपनी अना को चलते चूल्हे में छोंक कर इसने जोया के लिए चाय का पानी चढ़ाया। चाय बनाकर वो बेझिझक इसके कमरे में आई थी। चाय इसने साइड टेबल पर रख दी। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो वहाँ हर बात खत्म कर देनी चाहिए। मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो खुलकर बात करनी चाहिए। मुझे कोई गर्ज नहीं तुम्हारे अकवाले जरी से। वो फंकारी थी, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं गलतफहमी की बिना पर जिंदगी भर के पछतावे
ना लेना चाहती हूँ और ना देना चाहती हूँ। तुम जानती हो मेरा तुम्हारे मंगेतर से ना कोई राब्ता है, और जो तुम दोनों के दरमियान हुआ तुम बखूबी जानती हो। जिस वक्त मैं तुम्हारे कमरे में दाखिल हुई थी तुम इसके पूछने पर कह सकती थी कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, लेकिन तुमने तो खुद को मुझसे बेहतर जाहिर करना था, इसलिए तुमने बताया कि मैं तुम्हारी मरहूमा फूफो की बेटी हूँ, जिससे आप जैसे दरिया दिल लोगों ने ना सिर्फ अपने घर में रहने की जगह दी बल्कि पढ़ाया लिखाया भी है। वैसे भी तुम मान लो ऐसा शख्स जिसने फ़ोन पर एक लड़की की एक झलक देखकर अपनी फीलिंग्स की परवाह न करते हुए तुमसे रिश्ता तोड़कर इससे रिश्ता जोड़ना चाहा, वो तुम्हारे काबिल नहीं हो सकता। तुम शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ऐसे शख्स के हाथों आपकी ज़िंदगी महफूज रखे। बात तो सही कह रही है। कल को शादी के बाद अगर वो कोई और खूबसूरत लड़की को देखता तो क्या उसे भी पसंद करके उससे भी शादी कर लेता? आँख ही बंद करवा दो, ढक्का ना हो तो। रोहा की बातों का इस पर अच्छा खासा असर हुआ था। इसने 2 नफल अदा किए और अल्लाह से अपने मनफी रवैये की माफ़ी मांगी और शुक्र अदा किया। वक्त पर जान छूट गई। मुँह पर पानी के छींटे मारकर वो किचन में चली गई, जहाँ रोहा और सोहेला नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। शहादत की उंगली मोड़कर मेज़ पर मारते हुए दोनों को मुतवज्जा किया। चेहरे पर जर्दी लेकिन ढेर सारा सुकून था। रोहा से नजरें मिली तो दोनों मुस्कुरा दी। ये दोस्ती की इब्तिदा थी। नाश्ते की मेज़ पर जोया ने सबके सामने रोहा की पोजीशन क्लियर की थी। हैदर हसन ने भांजी प्लस बहू पर एक मुशफ़क़ नज़र डाली और नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। रोहा तुम वाकई में हीरा हो। नम आंखों से जोया ने इसे गले लगा लिया। ये नावल फास्ट चल रहा है इसलिए ज़्यादा जल्दी हो गया। अगर रोहा ने जो बातें की है उसका असर वैसे भी जोया पर दिखाना होता ना तो आहिस्ता आहिस्ता दिखाना था, लेकिन ये भी ठीक है। ये कब और कैसे हुआ? दारैन की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। दारैन की बात पर वो दोनों खिलखिलाकर हंसती और डाइनिंग रूम में दाखिल होते जैन हैदर ने ये खूबसूरत मंजर देखा। रोहा की हंसी की बुलबुलैयों में गुम हो गया। जैन हैदर मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था। रोहा ने इसकी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए वो हैदर के कमरे में सो गई। हैदर का काम जल्दी ख़त्म हो गया तो वो रात को ही लौट आया। सहरी के वक्त वो घर मौजूद था तो सारे दिन के सफ़र की वजह से बहुत थकन हो रही थी। वो कमरे में आया तो सामने रोहा को बिस्तर पर सोते देखा। खुले बाल इसके तकिए पर बिखरे पड़े थे। एक हाथ तकिए पर जबकि दूसरा हाथ पहलू में था। लंबी उंगलियों की पोरें मेहंदी से सुर्ख हुई थी। वो गहरी नींद में थी। रोहा यहाँ इसके कमरे में इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया, शायद इसकी नींद की वजह से कि कहीं इसकी नींद में मखल ना आ जाए। वो इससे चंद कदम की दूरी पर थी। वो इसके करीब हुआ। इसकी पुरशौक निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी। वो सोई हुई भी खुलकर मुस्कुरा दी। मंदी मंदी सी आंखें खोलकर मुस्कुराई और अगले ही लम्हे पूरी ही खुल गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें सोया हुआ देख चुका हूँ, इसलिए ये नहीं पूछूंगा। तुम बताओ मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? इसका लहजा शरीर हुआ था। ओह सॉरी, वह एक झटके से बिस्तर से उठी थी। तुम चाहो तो यहाँ सो सकती हो। नहीं शुक्रिया। घड़ी पर नज़र पड़ते ही इसके रहे से उसान भी खता हुए थे। इसने पहला कदम उठाया और पहला कदम उठाते ही वो डगमगा की थी। संभल कर। लो देती नज़रों से तकते जैन ने इसका बाजू पकड़कर सहारा दिया। वो इससे चंद कदम दूर ही थी। इसके लिए इसकी गरमाइश इसके दिल को पिघला रही थी। जाने के लिए वो इसके करीब से गुजरी जब बेख्तियार जैन ने इसका रास्ता रोक लिया और इसके हनाई हाथों को अपने हाथ में लेकर इसकी हथेलियों पर अपने लब रख दिया और इसका रास्ता छोड़ दिया। वो धड़कने संभालती बाहर निकल गई। हनाई खुशबू में बसे तकिए पर इसने बाकी रात चाह कर गुजारी थी। इसे लग रहा था इसकी ज़िंदगी जमूद का शिकार हो गई थी। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ऑफिस में सर खवाने के बाद घर लौटती। थोड़ी देर अम्मा भी के पास बैठकर उनकी दिन भर की रितात सुनकर जो किचन का रुख करती, फिर रात 9 बजे किचन में ही गुजरता। कहीं दिन से इसे जहन नज़र नहीं आ रहा था। वो रात के घर लौटता और सुबह सवेरे निकल जाता। वकास मामू की ज़बानी पता चला था कि वो और जैन आजकल एक नई फैक्ट्री की बुनियाद रख रहे थे, इसलिए इन्हें सर खुजाने का वक्त भी नहीं मिलता था। ऐसे में बोरिंग दिनों में दारैन और सब बड़ों की रजामंदी से जोया और दारैन का रिश्ता तय कर दिया गया और सदा की बेबाक दारैन की शोख जुमलों से बचने के लिए जोया कमरानशीन हो चुकी थी। रोहा और विया की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया था। फारिया बेगम का रवैया जूका तो था। बस इतनी सी तब्दीली आई थी कि अब वो रोहा की मौजूदगी में नापसंदगी का इजहार नहीं करती थी। रोहा इनके लिए खाना बना तो देती थी लेकिन खुद जाकर इन्हें सर्व करने की हिम्मत नहीं थी। वो इस वक्त भी खाना ट्रे में रखकर अब लाउंज से जोइला मामी को ममानी को बुला रही थी। वो ट्रे उठाकर फारिया बेगम के आगे रखने लगी। फारिया ने किचन के दरवाजे में सीधा रोहा को मुखातिब किया। कल से मेरा खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रोहा ने खुशगवार हैरत से इनकी तरफ देखा लेकिन वो मगनसी खाना खा रही थी। जोइला ने हाथ के इशारे से इसे विक्ट्री का निशान बनाया तो वो भी सरशार से मुस्कुरा दी। इसकी जहन से भी नाराज़गी कुछ कम हो गई थी। वो जानती थी वो माँ की मोहब्बत में मजबूर है। इसने एक दिन रात को अपने माँ बेटे की बहस सुनी थी। एक दिन रात इकट्ठा हो गया था। एक दिन रात या दिन
जो दिल करता है वो सुन लो। और तभी इसका दिल बदल गया था। अब कहीं दिनों से वो रात को इसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो शायद घर ही नहीं आ रहा था। घर में दारैन और जोया की शादी का हंगामा जाग उठा था। लड़कियों को कपड़ों के साथ मैचिंग चीज़ों की फिक्र सता रही थी। बारात और वलीमे के लिए हाल बुक करवा लिया गया था, लेकिन मेहंदी के लिए लड़कियां किसी तौर पर भी हाल के लिए राजी नहीं हो रही थी। 10 बजे तो हाल का टाइम खत्म हो जाता है, जबकि 10 बजे हमारा फंक्शन शुरू भी नहीं होता। सबकी मुतफिका राय यही थी, इसलिए मेहंदी के फंक्शन के लिए घर ही सजाया गया था। गेंदे और मोती के फूलों से घर की सजावट की गई थी। फंक्शन के लिए लॉन में इंतजाम किया गया था। वसीह लॉन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए ग्रीन कारपेट की राह गुजर बनाई गई थी। राह गुजर के अख्ताम में सफ़ेद और पीले फूलों से स्टेज बनाया गया था। स्टेज के अलावा पूरा लॉन तारीकी में डूबा हुआ था। जोया रवायती पीले रंग के जोड़े में मलबूस थी, जबकि दारैन सफ़ेद कमीज शलवार पर पीला दुपट्टा गले में डाले जोया के बराबर बैठा था। हर 5 मिनट के बाद वो जोया की तरफ झुककर सरगोशी में कुछ ना कुछ कह दे रहा था, जिसकी वजह से इसका झुका सर मजीद झुक गया था। ग्रीन कलर के लहंगे के ऊपर पिंक कलर की शर्ट कमर तक आते बालों जो कि पीछे से कल किए गए थे। कुछ आधा पेशानी पर एक साइड पर झूमर टिकाए हल्के फुल्के मेकअप में रूहा अप्सरा लग रही थी। हाँ भाई बस जाग जाओ। हाँ, सबने इसकी बहुत तारीफ़ें की थी, लेकिन जिसके लिए ये सब तैयारी की गई थी वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। दोनों हाथों में मेहंदी की प्लेटें पकड़े वो सीढ़ियों से उतर रही थी। इसका ध्यान पाँव में उलझते लहंगे की तरफ हुआ था, जब किसी लड़की के पास से गुजरते से हल्का सा झटका लगा और वो अपने लहंगे से उलझती पहली सीढ़ी पर कदम रखते जैन की बाहों में झूल के। मेहंदी की प्लेटें हल्के से शोर से ज़मीन बोस हो चुकी थी। इसे लगा जैसे वो महक क्या हो। वो इसे बाहों में थामे इसकी बंद आंखों को दिलचस्पी से देख रहा था। इसकी बंद आंखें एकदम से खुली थी। वह तेज़ी से इसकी बाहों से निकली थी। जैन को इसकी तेज़ी एक आंख न भाई। इसने एक तेज़ नज़र इसके सजे समरे रूप पर डाली और इसे बाजू में पकड़कर खींचते हुए कमरे तक ले आया था। कमरे में लाकर इसे एक साइड पर पड़े सोफे पर फेंकते हुए इसने कोट उतार कर गुस्से में एक साइड पर फेंका। जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला और सिगरेट सुलगाते हुए सुरख आंखें रोहा के चेहरे पर गाड़े इसकी तरफ बढ़ा। इसके बराबर सोफे पर बैठते इसे शानों से पकड़कर अपने करीब किया। थोड़ी सी इसका चेहरा पकड़कर ऊंचा किया। रोहा ने अपनी निगाहें झुका ली। इसके गाल दहक उठे। इसकी गिरफ्त थोड़ी सख्त हुई। तुम क्या समझती हो? तुम मुझसे दूर जाना चाहोगी और मैं ऐसा होने दूंगा? मैं तुमसे दूर हूँ सिर्फ एक वादे की पासदारी में, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें भी कुछ वक्त देना चाहता हूँ, नहीं तो मैं जब चाहूँ अपना हक वसूल कर सकता हूँ। इसलिए आज के बाद मुझे ऐसे झटकने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम मेरे जज्बात की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। इसने झुककर एक शोक सारत की और इसे छोड़ दिया, जबकि रोहा इसकी इस रूप से डरकर हल्के हल्के कांप रही थी। जैन ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और मुस्कुराकर इसके शर्माने घबराने रूप को देखा। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम मेरे कपड़े निकाल दो। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। वार्डरोब खोलकर वो खुद ही परेशान होगी कि क्या पता कौन से कपड़े पहनने हैं। तभी फ्रेश होकर जैन बाहर निकला और कश्मकश में खड़ी रोहा को देखा और इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। रोहा की सांस सीने में अटकने लगी। इसकी पुश्त जैन के सीने से टकरा रही थी। जैन ने हाथ बढ़ाकर ब्लैक कमीज शलवार निकाले तो उसका चेहरा रोहा के साइड फेस से मिस हुआ। वो अपने आप में सिमट गई। तैयार होकर दोनों जाने के लिए मुड़े तो जैन ने रोहा को अपने बाल ठीक करने के लिए बोला, जो इसे ज़बरदस्ती कमरे में लाते हुए अच्छे खासे उलझे हुए लग रहे थे। अपने बाल संभालो, ये ना हो लोग तुम्हें देखकर कुछ और समझे। इसने इसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, जबकि रोहा इसकी बात के मायने समझते हुए शर्म से लाल अंगारा हो गई थी। वो दोनों जिस वक्त साथ चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे तो बहुत सारी आंखों ने हसद और रश्क की निगाह से दोनों को देखा। दोनों साथ चलते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फारिया बेगम सबिहा मोमानी के साथ बातों में मसरूफ थी। जब उन्होंने आंख के इशारे इन दोनों की तरफ मतवज्जा किया, फारिया बेगम ने एक नज़र इस तरफ डाली और फिर से बातों में मशगूल हो गई। सबिहा बेगम ने फारिया के चेहरे पर कोई जज्बात ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। एक तो ये सबिया भी माशाल्लाह है। बारात और वलीमे भी बहुत अच्छे से गुजरा, लेकिन जैन मेहंदी वाली रात ही किसी ज़रूरी काम से इस्लामाबाद चला गया था। इसके इस रात वाले रूप के बाद रोहा ने भी इसके जाने पर शुक्र का कलमा पढ़ा। शादी के बाद ज़िंदगी फिर से पुरानी डगर पर आ गई थी। जोया और दारैन हनीमून के लिए शुमाली इलाका जात की तरफ निकल गए थे। शादी के हंगामों के बाद घर में खामोशियों का राज था। फारिया बेगम भी इन दिनों कुछ खोई खोई सी रहती थी। अक्सर रोहा को महसूस होता कि वो इस पर नजरें टिकाए कुछ खोज रही हैं। वो इनकी तरफ देखने से गुरेज ही करती। जैन कई बार इनके सामने अपनी खुशी के लिए खड़ा हो चुका था। वो जानती थी इसकी तबीयत में लहरों सी शोरगी नहीं है। वो गहरा और ठहरा समुंदर है। वो तो कभी अपनी ज़रूरत के लिए भी इन तक नहीं आया, लेकिन रोहा एक ऐसी खुशी और ख्वाहिश थी जिसके लिए वो बार बार इन तक आता रहा। इसकी हर नज़र सवाल बन जाती थी। अब वो इसकी ख्वाहिश पूरी करके पूरी ज़िंदगी के लिए इसके आगे सरखरू हो सकती थी। वो आज ऑफिस में आई तो इसे अपने बॉस शावेज हमदानी की तरफ से पैगाम मिला कि वो आज एक मीटिंग के लिए इसके साथ होटल ब्लू लाइट में डिनर पर जा रही है। इसने घर कॉल करके मबी को लेट आने की बाबत बताया। मबी को इतराज़ तो बहुत किया, लेकिन रोहानी ने बताया कि इसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी
दोनों हाँ कहकर खामोश हो गए। इसने आज डार्क ब्लू कलर के सादा सिलोन के सूट पे मलबूस थी, फिक्रा तो सही बोला, पहना हुआ था एका। वो जिस वक्त शावेज हमदानी के साथ इसके गाड़ी में सवार हुई, इसने एक तनकीदी नज़र इसके हुलिये पर डाली, लेकर खामोश रहा। वो आज पहली बार किसी ऐसे डिनर पर जा रही थी तो थोड़ी कंफ्यूज भी थी। वो लोग जिस वक्त होटल पहुंचे तो वेटर की मैयत पे रिजर्व सीट पर बैठ के, दूसरी पार्टी अभी तक नहीं पहुंची थी। रोहा वक्त गुजारने के लिए अपने आसपास देखने लगी थी, तभी किसी के वेलकम के लिए शावेज हमदानी खड़ा हुआ तो उसकी तकलीद में वो भी खड़ी होगी। वो आने वाली शख्सियत को नहीं देख सकी का क्या मतलब होता है भाई, हमें पता है ना रीडर्स लिसनर्स, क्या होता है भला, मतलब आने वाला हीरो है जो इस पर गुस्सा करेगा, क्योंकि रोहा की इसकी तरफ पूछती थी, पक्का ये हीरो ही होगा, मतलब अंदाज़ा 90%। लेकिन जिस वक्त शावेज हमदानी से मिलकर रोहा की सिमत मुड़ा, रोहा को लगा इसकी सांस सीने में अटकने लगी है। सामने मौजूद शख्सियत की गुस्से से रगे तन गई थी। इसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए दोनों हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली, जबकि सबसे बेखबर शावेज हमदानी इन दोनों का तारुफ करवा रहा था। ये है हसन इंडस्ट्रीज के मालिक जैन हैदर हसन, और जैन हैदर ये है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रोहा कमाल। रोहा ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा, लेकिन जैन ने निगाह गलत ना डाली, मैं तो ठीक थी, और डायरेक्ट मेन मुद्दे पर आया। और इसके साथ इसका पर्सनल पीए मुनाफ था। इसकी मीटिंग 1.5 घंटा जारी रही, लेकिन इस सारे वक्त में रोहा को ठंडे पसीने आ रहे थे। इसने एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकाला। शावेज हमदानी ने रोहा को कोई फाइल से जैन को देने के लिए कहा। रोहा ने फाइल खोलकर जैन की तरफ बढ़ाई, लेकिन जैन ने इसके हाथ से फाइल लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। रोहा ने कामते हाथ उसे फाइल जैन के आगे रखी, तब इसने एक तेज़ नज़र रोहा पर डाली। मीटिंग के अख्ताम पर वो शावेज हमदानी से मुसाफा करता हुआ लंबे लंबे ढक बढ़ता हुआ वहाँ से चला गया। रोहा कमाल जिस वक्त घर में दाखिल हुई, रात काफ़ी बीत चुकी थी। इसका सारा जिस्म ओले ओले काँप रहा था। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने पूरा लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि टीवी चल रहा था। रोहन अंधेरे को गनीमत जानकर आंखें बंद कर जल्दी से भाभी के कमरे की तरफ बढ़ी। आंखें बंद करके भला पूछो कैसे पढ़ सकती हो अगर अंधेरा भी हो? गिरी नहीं थी तुम? हीरोइन में भी ये भी क्वालिटी आ गई है कि आंखें बंद करके भी आगे बढ़ सकती हो, जैसे बस तसव्वुर की आंखों से सारा कमरा ही बताओ। लेकिन पहली सीढ़ी पर इसके कदम रुके थे। ये कौन सा वक्त है घर आने का? इसने मुड़कर देखा तो सामने टीवी के आगे स्पाट चला लिए जैन हैदर बड़जमान था। रोहा के कदम ही ज़मीन के साथ जम गए। वो उठकर आहिस्ता से चलता हुआ रोहा के पास पहुंचा। रोहा की सांस सीने में अटकने लगी। इसे वहाँ से भागना चाहिए, सॉरी इसने आई थिंक गाना है, वहाँ से भागना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो इस तक पहुँच चुका था। इससे पहले कि वो अपने इरादे पर अमल करती, इसका बाजू जैन के गिरफ्त में था। जिसने एक जोरदार झटका दिया और इसके सीने से आ लगी। जैन ने इसका बाजू पीछे की तरफ ले जाकर झटका तो दर्द की शिद्दत से रोहा के आंसू निकल गए। छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं? अच्छा छोड़ दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कितनी पे मिलती है तुम्हें? 35,000। वो जल्दी से बोली। कल तुम रिज़ाइन करियो। इसने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए। नहीं, मैं क्यों रिज़ाइन करूँगी? इसने एक और झटका इसे दिया। अच्छा तुम नहीं करोगी? नहीं, किसी भी सूरत नहीं। जैन हैदर ने इसे इसकी गर्दन में हाथ डालकर सख्ती से एक झटका दिया और इसका चेहरा ऊंचा करते हुए इसे वार्न किया। ऐसे तो ऐसे ही सही, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन जॉब पे रखता है। और साथ ही वो इसे छोटा हुआ तेजी से जीने चढ़ गया। रोहा ने एक नज़र अपनी सुरख होती किलाई पर डाली और बैठ कर रोने लगी। हाय, वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने और अम्मा बी के मुश्तरका कमरे में पहुंची। अम्मा बी सुकून से सो रही थी। रोहा इस्तगी से वाशरूम घुस गई। दिल के बड़ा आंसू की सूरत निकाल कर वो वापस कमरे में आई और अम्मा बी के पास लेट कर सोने की कोशिश करने लगी। रह रह कर इसे जैन हैदर की आंखें याद आ रही थी कि होटल में इसे देखकर इसके चेहरे पर कैसी बेयकीनी थी। यही कुछ सोचते न जाने रात के किस पहर इसकी आंख लग गई थी। सुबह इसकी आंख खुली तो अम्मा बी कमरे में कहीं नहीं थी। वो कसरमंदी से काफ़ी देर छत को तकते बेड पर ही पड़ी रही। फिर घड़ी पर वक्त देखते हुए उठ गई। आज संडे होने की वजह से वो बेफिक्र सी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर जैन हैदर अंदर दाखिल हुआ। रात के निस्बत इस वक्त इसका मुंह ठीक था। सामने का मंजर इसके लिए खासा दिलचस्प था, जहां खुले गले वाली ढीली डाली शर्ट पहने दुपट्टे से बेनियाज दोनों हाथ उठाए हुए थे, जिनसे वो अपने बाल संवार रही थी। जैन को सामने देखकर इसने झट से बाजू नीचे किए, जिसके नतीजे में सारे बाल इसके कंधों पर फैल गए। जैन हैदर भूल गया कि वो किस काम से आया था। अम्मा भी किधर है? मैं नहीं जानती, मेरी अभी आंख खुली है तो वो कमरे में नहीं है। इसने सर झुकाए जवाब दिया। ये कौन सा वक्त है उठने का? जी क्या? वो हनूक बनी इसका चेहरा देखने लगी। अच्छा ये भी एक लफ्ज़ था, हनूक को। हम तो हनूक को ही पढ़ते थे और कल हमें किसी ने बताया तो हमें कोई डिफरेंस तो नज़र नहीं आया। मतलब क्या पढ़ना था? हम कौन सा नून पढ़ते हैं? हनूकून नहीं पढ़ते, हम भी हनूक को ही पढ़ते हैं ना। हमें प्लीज़, हमें सही से क्लियर नहीं हुआ था। तहमीद, हाँ उसका तो हमें क्लियर हो गया था। अगर एक मिनट पर फिर से देखेंगे हमें लफ्ज़ सही से पता चल जाएगा अगर किसी ने ठीक लिखा हुआ था। लेकिन ये हनुकू का हमें क्लियर नहीं हुआ था। हमें कोई फिर से बताएगा? जमा में बताना। वाहद का हमें पता है हनूक लिखा है, होनक या हनूक जो भी है। होनक होता है क्या हनूक होता है?
वो बनी इसका चेहरा देखने लगी, जो भी है होता है वो। मुझे देर से उठने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूं? अब की बार धोबधो जवाब आया था, करना ये है कि आज के बाद सुबह सवेरे उठना है। मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, आप मेरी पाबंद हैं। आप अपने तमाम जुमला हकूक मुझे सौंप चुकी हैं, आप पर भी कुछ हकूक लाजिम है। आप हुक्म करें, हम बजा न लाएं तो कहिएगा। वाह। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा और साइड टेबल पर एक मोबाइल और नोटों की गड्डी रखकर पास पड़े सोफे पर पड़ा दुपट्टा इसकी गोद में फेंका, जैसे इसने जल्दी से अपने गिरद लपेट लिया। ये तुम्हारे लिए है, इसने साइड टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए, आपको फिर भी लेने पड़ेंगे। ये कहकर वो रुका नहीं और बाहर निकल गया। रोहा ने अपना कब का रुका सांस बहाल किया और वॉशरूम में घुस गई। सब लोग इस वक्त टीवी लाउंज में मौजूद थे। सब लोगों ने अपनी अपनी महफिल जमाई हुई थी। रोहा अम्माबी के पीछे फारिया बेगम की नज़रों से चुप कर बैठी थी। जैन अपने मोबाइल में बिजी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कॉल बंद करके आकर वो आया और अम्माबी और हैदर हसन के सामने बैठ गया। अम्मा, बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा। अम्माबी की तरफ से जवाब आया। हैदर हसन भी इसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। अम्माबी, मैं चाहता हूँ मेरा और रोहा का वलीमा हो जाए। छनाके की आवाज़ के साथ रोहा के लब्बों को जाता पानी का गिलास ज़मीन पोस हो गया। प्लीज़, अगर कोई सुन रहा है ना, अच्छा, जिसकी फोटो अच्छी है, वैसे तो हमारी भी अच्छी है, मतलब कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो नहीं अच्छे हैं। अच्छी बात है सीखना। हमें बताएं, होन के लफ्ज़ होते हैं ना, या हुनूक होता है, मतलब इसे दबाव डाल के पढ़ना है कि बस वैसे ही ढीला करके, मतलब वैसे पढ़ना है? होन का पढ़ना है या हुनूक? वैसे हुनूक ही सही लगता है। सब इसकी तरफ देखने लगे, जबकि जैन ने अपने कहके का गला घूंटा। रोहा की हालत से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुआ। बेटा, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, तुम अपनी माँ से पूछ लो। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, फारिया बेगम की तरफ से जवाब है। तो फिर नेक काम में देर कैसी? अगले माह की कोई तारीख रख लेते हैं। इनका जवाब सुनते ही सबसे पहले रोहा ने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। नहीं, अगले माह नहीं, मैंने अगले संडे के लिए हाल बुक करवा लिया है। बेटा, तुमने तो सारी तैयारी कर रखी है। वो मुस्कुरा दिया। सभी इसके वलीमे का सुनकर पुरजोश हो गए थे। इतना कम वक्त का सुनकर सबको अपने अपने ड्रेसेस की फिक्र सताने लगी, जबकि अम्मा भी ने खुशी से जैन को गले लगा लिया। रात अपने पर फैलाए फिर से सारे माहौल पर काबिज होने को तैयार थी। वो करवट पर करवट बदल रही थी, लेकिन नींद जैसे इससे रूठ गई थी। तभी अम्मा भी की छड़ी की टिक टिक सुनाई दी। वो कमरे में दाखिल हुई तो रोहा ने कंबल मुंह पर रख लिया। वो आकर बेड की दूसरी साइड टिकी। थोड़ी देर बाद उनकी तशवीश भरी आवाज़ सुनाई दी। अरे पुत्र, पुत्र मतलब बेटा बेटी कुछ भी। आज सर शाम ही क्यों लेट गई हो? इनकी आवाज़ पर इसका दिल भर गया। वो उठकर बैठ गई और डुबडुबाई आंखों से अम्मा भी को देखने लगी। अम्मा बी ने अपना चश्मा दुरुस्त किया और गौर से इसकी आंखों में देखा और हाथ बढ़ाकर इसे अपने करीब किया। मेरी बेटी को आज क्या हुआ है? इसने नफ़ी में सरहलाया, ज़ोरों शोरों से रोना शुरू कर दिया। अम्मा बी ने इसे गले लगा लिया और खुद भी रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद जब दिल का गुबार छटा तो रोहा बोली, अम्मा बी, अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या मेरे साथ ऐसा होता? क्या हुआ पुत्र? अम्मा, जब जिसका दिल चाहे अपने कमरे से निकाल दे और जब जी चाहे शादी का ऐलान कर दे। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी मर्जी भी तो पूछी जाए ना। तभी ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला। जैन हैदर गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ। ये हर वक्त क्या कहते हैं, उल्टे वक्त पे क्यों बोलती है, गलत वक्त पे? या वो हर वक्त उसी तब भी क्यों आता है जब वो गलत बोल रही होती है? जी बोलिए, आपकी मर्जी क्या है? क्या एक बात याद रखना, लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी तो तुम्हें मैं मार दूंगा। वाह। और खुद को भी। इसकी बात पर वो दहल गई और अम्मा भी के बाजू को जोर से पकड़ लिया। जैन हैदर थोड़ी देर खड़ा इसे घूरता रहा, फिर लंबे लंबे ढक पर तक कमरे से निकल गया। बेटा, इसने तुम्हें कमरे से निकल जाने के लिए कहा, बहुत गलत किया, लेकिन अपनी जगह पर वो भी ठीक था। माँ से किया वादा निभाया। तुम क्या चाहती हो? वो माँ को मनने देता? रोहा ने नफ़ी में सर हिलाया। तो बेटा, अगर माँ को छोड़कर तुम्हारे पास आता तो क्या अच्छा था? फिर तो वो बहुत खुदगर्ज होता और मैं खुद तुम्हें कहती कि इसे छोड़ दो। जो जन्म देने वाली माँ का ना हो वो किसी और का क्या होगा? लेकिन इसने अपनी माँ का मान रखा, लेकिन फिर तुम्हारे लिए माँ के आगे डट भी गया। आखिर इसने माँ को मना लिया और तुम्हें वो पूरी इज्जत और एहतराम से लेकर जाना चाहता है। वो एक मजबूत साहिबान है तुम्हारे लिए। अभी इससे नहीं, जब तुम इस घर में आई थी तब से वो तुम्हारी माँ का बहुत लाडला था। वो हर वक्त इसके साथ होता था। हम इसे कहते थे कि दरिया, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर क्या करोगी? तो कहती थी, अम्मा, मैं अपनी बेटी की शादी जैन से करूँगी और जैन को घर दामाद बना लूँगी। और वो बहुत खुश होता था इसकी इस बात पे कि वो हमेशा इसके साथ रहेगा। जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल में हैदर के साथ जैन भी गया था। और जानती हो तुम्हारी माँ ने इससे क्या कहा था? रोहा ने नफ़ी में सर हिलाया। इसने जैन से वादा लिया था कि वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। जब दरिया का जनाजा लाया गया तो वो बहुत रोया, लेकिन जब फारिया तुम्हें उठा कर लाई तो इसने झट से माँ से तुम्हें ले लिया और वो अपने आंसू पोंछ लिया। फिर वो हर वक्त साय की तरह तुम्हारे साथ रहता था। जब हैदर ने इसे ज़बरदस्ती इंग्लैंड भेजा तो इसने बहुत एहतजाज किया कि वो नहीं जाएगा क्योंकि तुम अकेली हो जाओगी। लेकिन फिर वो तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप गया। लेकिन जब वो वापस पाकिस्तान आया तो वो समझदार हो गया था। वो जानता था कि अब तुम बड़ी हो गई हो और
अब वो तुम्हारा वैसे ख्याल नहीं रख सकता, लेकिन वो हमेशा से तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझता था। तुम्हें याद होगा ना कैसे वो तुम्हारी यूनी की फीस बगैर कहे, बगैर किसी को बताए जमा करवा देता था। घर में सब समझते थे कि तुम्हारी पढ़ाई का और तुम्हारे दूसरे अखराजात मैं तुम्हारे नाना की पेंशन से पूरी करती हूँ, लेकिन असल में ये अखराजात जैन का सर दर्द था। मुझे तो कभी पता ही नहीं होता था कि तुम्हारा एडमिशन, तुम्हारी फीस, तुम्हारी ट्यूशन फीस, किसी भी चीज़ का, और वो जो हर महीने मुझे पैसे देता है वो तुम्हारे लिए ही देता है। अगर इसकी माँ मान जाती तो वो कभी भी ऐसा कदम ना उठाता, मतलब ऐसे तुमसे निकाह ना करता। लेकिन फिर भी एक बात बताऊं, वो मुझसे इजाज़त लेकर गया था। और हाँ, हैदर से भी। हैदर ने फारिया की जिद देकर ही इसे इजाज़त दी थी। अब जो भी फैसला तुम करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का दिल ना तोड़ना। ये क्या बात हुई? साथ कह रही हूँ तुम्हारे साथ हूँ, साथ कह रही हूँ बच्चे का दिल ना तोड़ना। अपनी बात मुकम्मल करके वह चली गई और रोहा सोचने लगी कि इसे कभी ये सब क्यों नहीं दिखाई दिया। इसे तो ये सोचकर ही खुशी हो रही थी कि जैसे इसने लड़कपन से चाहा वो तो बहुत पहले इसके मुकद्दर में लिख दिया गया था, शायद इसके पैदा होने से भी पहले। और आज पहली बार वो बहुत सुकून से सो गई, गहरी मीठी नींद। सुबह नमाज के वक्त इसकी आंख खुली तो वो जल्दी से बिस्तर से निकल गई। इसने रब का शुक्र अदा करना था इतना अच्छा और मोहब्बत करने वाला शख्स को इसका नसीब बनाने के लिए। दूसरी तरफ जैन सारी रात करवट पर करवट बदलता रहा। रोहा की बातें सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो गया था। नींद आज इससे कोसों दूर थी। वो नाश्ता किए बगैर ऑफिस आ गया। अपनी सीट संभालते ही इसने अपने पीए को बुलाया और उसे कहा कि हमदानी इंडस्ट्रीज को पैगाम भेजो कि अगर इन्हें हमारे साथ काम करना है तो हमारी कुछ शराइत है और हमारी पहली शर्त आज ही पूरी होनी चाहिए, जो कि ये है कि अपनी पीए का निकाल दो। अपनी सेक्रेटरी के जाने के बाद इसने सुकून से सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली। रोहा आज वक्त पर ऑफिस आ गई थी, लेकिन अभी अपनी सीट संभाली ही थी कि इसके बॉस का पैगाम आ गया। रोहा शाहवेज हमदानी के ऑफिस में दाखिल हुई तो थोड़ी देर फॉर्मल गुफ्तगू करने के बाद इसने रोहा को ये खबर सुनाई कि वो इसके काम से मुतमईन नहीं है, सो इसे आइंदा वहाँ आने की ज़रूरत नहीं। रोहा बेदिली से उठकर चली गई, लेकिन दरवाजे तक पहुँच कर इसे जैन की बात याद आई। वो एक झटके से पीछे मुड़ी। सर, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे जॉब से क्यों निकाला जा रहा है? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। इनफैक्ट जिसके कहने पर आपको निकाला जा रहा है, इनका कहना था कि आप ज़रूर जानना चाहेंगी कि वो कौन है। तो मैम रोहा, आपको जैन हैदर के कहने पर इस जॉब से निकाला जा रहा है। रोहा को यही उम्मीद थी और वो यही नाम सुनना चाहती थी, लेकिन हकीकतन इसे इस वक्त गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि इसके होंठों पर एक जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। दिस इज़ कॉल्ड लव। वह कमरे में दाखिल हुई और सामने पड़े सोफे पर दराज हो गई थी। अम्मा भी ने ऐनक दुरुस्त करते हुए इसे देखा। रोहा, जल्दी ही लौट आई हो? वो सीधी होकर बैठ गई। जी आ गई हूँ, और इसकी वजह आपका लाडला पोता है जिसने मुझे जॉब से निकलवा दिया है। अम्मा भी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। चलो अच्छा ही किया इसने, तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी की? मेरा पोता माशाल्लाह से लाखों कमाता है। अम्मा भी इसे बहस करना फजूल था। इसने अपना बैग उठाया और अलमारी की तरफ बढ़ गई। बैग अलमारी में रखकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। आज सब लोगों ने अम्मा भी के कमरे में महफिल जमाई हुई थी। हैदर हसन बहुत खुश थे। आज बहुत अरसे के बाद फारिया भी सबके साथ बैठी थी और अब रोहा को अपने पास बिठाए बहुत खुश दिली से सबसे बात कर रही थी और हर बात का जवाब देते हुए तायद के लिए रोहा की तरफ देखती और वो फरमाबरदार बहू की तरह इनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। रात गए महफिल अपने इख्तिताम को पहुंची और सबके जाने के बाद रोहा किचन में अम्मा भी के लिए पानी लेने आई तो किचन से खटपट की आवाज़ आ रही थी। इसने अचानक झांक कर देखा तो हैदर हसन और जैन हैदर कब फोल्ड किए चूल्हा जलाए अपने लिए खाना गर्म कर रहा था। वो सोच में पड़ गई थी कि चाय या फिर यहाँ से ही मुड़ जाए। तभी जैन की आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ अंदर। रोहा हैरान हुई, कैसे पता चला मैं हूँ? जैन ने मुड़कर इसकी तरफ देखा और दोनों बाजू सीने पर बांध कर बड़ी दिलकशी से मुस्कुराया। ये एक राज है जो बीवियों को कभी पता नहीं चलना चाहिए। इसकी बीवी कहने पर वो सिटपटा गई थी। आप क्या कर रहे हैं? वो बात बदलने के लिए बोली, मैं तुम्हारे करने के काम खुद कर रहा हूँ। वो जितना इस टॉपिक से बचना चाह रही थी वो इतना ही घुमा फिरा कर बात वहीं ले आता। आप हटे, मैं कर देती हूँ। नहीं यार, संडे तक रुक जाओ, तब तक तुम दुल्हन जो हो, इसके बाद पक्की ये तुम्हारी ही ड्यूटी है। रोहा को ढेर सारी शर्म ने आन गिरा। इससे पलके उठाना मुश्किल हो गया था। जैन ने बहुत दिलचस्पी से इसके बदलते रंग देखे और खाना लेकर डाइनिंग पर बैठ कर साथ इसे दावत देना नहीं भूला। वो आज बात पे बात इसे हैरान कर रहा था। नहीं, तुम्हें मुझसे ये भी तो शिकायत है ना कि तुम मुझे जब खाना बनाकर देती हो मैं तुम्हें पूछता ही नहीं हूँ। और रोहा का बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर मम्मी के पास पहुँचे जो इसकी सारी बातें इसको बताती रही थी। और हाँ, मैं खड़ूस भी बहुत हूँ और हाँ, खुद को कहीं का शहजादा समझता हूँ। इसकी बातों पर वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। ये बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। वैसे पता चल जाए तो बंदे को शर्मिंदगी बड़ी होती है। इसने जल्दी से पानी की बोतल ली और वहाँ से जाने में ही आफियत जानी। सुनो, वो दरवाजे तक पहुँच चुकी थी। इसने मुड़कर नहीं देखा लेकिन रुक गई थी। मैं तुम्हें संडे नाइट को बताऊंगा कि मैं कितना खड़ूस हूँ। और इसकी बात पूरी होने से पहले ही वो वहाँ से भाग गई थी। कमरे में पहुंचकर इसने अपने दिल पर हाथ रख लिया जो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था।
फारिया ममानी रोहा को ढूंढती पिछले सहन तक चली गई, जहां वो आज माली से मिलकर पौधों की काट छांट करी थी। फारिया मम्मी के बुलाने पर जल्दी से हाथ झाड़ती हुई इन तक पहुंची। जी ममानी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं तो ये कहने आई थी कि बाहर गाड़ी में ड्राइवर तुम्हारे इंतजार कर रहा है, तुम जाओ जल्दी से वलीमे का सूट भी ले आओ और पार्लर से मेहंदी भी लगवाओ। जी, वो मुअद्दब सी सरहलाती वहाँ से चली गई और फारिया ममानी वहीं पर पड़ी कुर्सियों पर धूप सेकने के लिए बैठ गई थी। कभी कभी जब हम फैसला नहीं कर सकते तो अल्लाह कोई वसीला बना देते हैं और हमारे लिए फैसला करना आसान हो जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इन्हें रोमा से बहुत प्यार था। एक तो एक ही भाई था और इसकी इकलौती बेटी। जैन को रोहा से कोई भी रिश्ता न रखने का वादा लेकर वो भाई के घर गई और इन्हें यकीन दिलाया कि जैन रोमा से शादी करेगा। वो काफ़ी देर वहाँ रही, लेकिन इस दौरान रोमा इन्हें नहीं दिखाई दी। भाई से पूछने पर उन्होंने बताया कि वो अपनी किसी दोस्त के घर गई हुई है। वो वज़ू करने के इरादे से उठी और इनके भाई के घर इनके लिए मुख्तस किए गए कमरे में गई। वो नमाज़ पढ़ रही थी। इन्हें साथ वाले कमरे से रोमा की आवाज़ आई, जो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। गैर इरादी तौर पर इनकी बातें सुनने लगी। अरे कौन? वो मेरा कज़न जैन। सही कह रही हूँ, वो बहुत हैंडसम है, लेकिन वहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। मैं इसे मोहब्बत का इकरार किया तो कहता है वो तो बहुत पहले ही किसी और का हो चुका है। जितना वो डैशिंग और हैंडसम है, मैंने सोचा लड़की भी कोई ऐसी होगी, लेकिन लड़की कौन निकली? वो बहन जी, इसकी ये थीम कज़न रोहा कमाल। तुम्हें पता है, ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी पर इश्क भी आया और हसद भी। हुआ क्या है वो लड़की? और देखो जैन जैसे शख्स इससे मोहब्बत करता है। तुम्हें पता है, मैंने अपने दोस्त शावेज हमदानी के ऑफिस में इसको जॉब भी दिलवाई और मैंने इसे समझा दिया कि वो इस लड़की को जैन की नज़रों में घिरा दे तो मैं इससे शादी कर लूँगी। लेकिन इस बेवकूफ़ की कुछ करने से पहले ही वो जैन की नज़रों में आ गई और जैन ने शावेज हमदानी से कोई डील फाइनल की और शर्त रखी कि वो रोहा को जॉब से फारिग करते। और वो और भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन फारिया बेगम में सुनने की सकत नहीं थी। जो लड़की इतनी प्लानिंग कर रही है, ये न जाने हमारे साथ बाद में क्या करती। अकल आ गई ना, पहले ही आ जानी चाहिए थी। लेकिन इन्हें इससे कोई गिला नहीं था, क्योंकि वो तो नासमझ थी जो ऐसा कर रही थी, लेकिन वो खुद एहतसाबी के अमल में गिर गई थी। वो खुद क्या करने चली थी? अपने बेटे की खुशियों का गला घोंटने चली थी। वो तो रोमा की शुक्रगुजार थी, जिसकी वजह से इनकी आंखों पर बंदी पट्टी खुल गई थी। वलीमे एक शानदार होटल में मुनक्कद किया गया था, जिसमें शहर की बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। खुद जैन के घर वाले भी हैरान थे। इतने बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया था। वो ग्रे कलर के 3 पीस सूट में मलबूस था, जबकि रोहा ग्रे कलर की काम वाली मैक्सी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटिशियन की महारत ने इसके हुस्न को दो आतिशा कर दिया था। जैन सब मेहमानों में मसरूफ था, क्योंकि वो एक बिजनेस टाइकून था और इसने अपने जैसे बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन को मदऊ किया था। सबके साथ मसरूफियत में भी इसकी नज़र स्टेज पर बैठी रोहा की तरफ जब उठती तो पलटना भूल जाती। फंक्शन के अख्ताम पर रोहा को लाकर गाड़ी में बिठाया गया। वो सर झुकाए माजी में खो गई। होश तो तब आया जब दरवाज़ा खोल कर जैन फ्रंट सीट पर बैठा। इसने अपने आसपास नजरें डराई तो दो घर वाले सारे जा चुके थे। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो जैसे भूत देख लिया हो। खौफज़दा तो मुझे होना चाहिए, रात के 3 बजे इतनी खौफनाक शक्ल देखकर। अब जाकर सोऊंगा तो भी डरावने ख्वाब आएंगे। इसने इसके मेकअप किए चेहरे को निशाना बनाया। वो आंसू रोकने की कोशिश में निचला लब कुचलने लगी और ये हरकत करते हुए वो जैन हैदर का मूड गारिज कर गई और वो मजीद कुछ भी कहे बगैर इसे अपने फार्म हाउस ले आया था। बड़े से गराज में गाड़ी रोककर इसने मुलाजमा को इसी कमरे में पहुंचाने को कहा और साथ ही इसके मोबाइल में कॉल आने लगी। स्क्रीन में नजर आते नंबर को देख वो रोहा से पहले कमरे में चला गया और कमरे के टेरिस की तरफ खुलती ग्लास डोर खोलकर टेरिस पर चलाया और कॉल रिसीव करके कानों से लगा लिया। हेलो जैन हैदर, मैं शावेज हमदानी बात कर रहा हूँ। जैन हैदर, मैं तुम पे केस करूँगा। तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और तुम इससे नहीं फिर सकते। मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं। मेरी तरफ से शौक से कोर्ट जाओ, लेकिन इससे पहले वो कागजात किसी वकील से चेक करवा लेना, वरना ये ना हो कि मैं तुम पर गलत केस करने पर हट जाने का दावा कर दूं। वैसे भी मेरे बारे में एक बात याद रखना, मैं अपनी इज्जत पर गलत नज़र डालने वालों को माफ़ नहीं करता। रोहा कमरे में दाखिल हुई तो गुलाब के फूलों की खुशबू जैसे इसमें भी रच बस गई। हर तरफ सफ़ेद गुलाब के फूल और पत्तियाँ थीं। तभी जैन ग्लास डोर खेलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। रोहा को घबराहट सी होने लगी। वो दिलकशी से मुतानत चाल चलता हुआ इसके करीब आया और इसे हाथों से पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद इसके सामने बैठ गया। पूछूंगी नहीं कि हर तरफ सुरख गुलाब की जगह सफ़ेद गुलाब क्यों है? रोहा ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। कहते हैं सफ़ेद गुलाब इंतज़ार की अलामत है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, इसलिए आज ये फूल मेरे इंतज़ार के एक एक पल के गवाह हैं। जैन ने इसके दाएं हाथ को अपने हाथ में थामा और फिर आहिस्तगी से लबीसी हाथ की पुष्ट पर रखकर अपनी मोहब्बत की महर सबत की। वो झिनक की तो गहरी मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया। एकदम चहार सु जिंदगी मुस्कुरा उठी। वो तो ना जाने कब से एक अनदेखी डोर में बंधे थे। इनका मिलाप तो अजल से लिख दिया गया था। तभी तो जैन के दिल में रोहा, रोहा के दिल में जैन बगैर कुछ कहे सुने इनके दिल के नहा खानों में सॉरी न जाने कब से मौजूद थे। दी एंड। मुक गया। ये भी हमारा अब पक्का फिक्रा हो गया, मुक गया।
नावल कैसा लगा लास्ट में बताइएगा। हमने रीड नहीं किया हुआ था, वैसे हमने ज़रिश नूर का जो रिसेंट नावल रीड किया था ना, क्या था उसका नाम, क्या था हाँ खून बहा, उससे इसकी स्टोरी थोड़ी ना मुझे कहीं कहीं पे ना लगा कि फिनिशिंग नहीं मुझे इसकी ठीक लगी, एंड वाली नहीं, मतलब जो जुमलों की फिनिशिंग होती है ना, ये सीन की फिनिशिंग, वो मतलब इतनी ज़्यादा मुझे ठीक नहीं लगी कि एक जुमले को एक सीन को जैसे प्रॉपर फिनिश करते हैं ना, वैसा नहीं लग रहा था। थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा लग रहा था कि कहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन चूँकि उनका पहला नावल हम रीड कर चुके हैं ना, खून बहा, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त था, मतलब एक यूनिक सी इसकी स्टोरी थी और इसमें दोनों हीरो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से ये अच्छा नावल था। उस हिसाब से चले, मतलब ना एक राइटर को हम जानते हो तो वो कभी कभी ऐसा हो जाए लिख दे तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हम भी अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों को नावल कैसा लगा लास्ट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, और साथ में मैं तेरी आदत का माना भी कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे सारे नावल कर रहे हैं, लेकिन वो लॉन्ग बहुत है ना, तो हमें टाइम लगेगा, और हमने नमल भी करना है। हमने वो छोड़ दिया था, मतलब एक ही वीडियो उसकी अपलोड की चैनल पे, उसके बाद हम मतलब ना अपने पापा की तरफ चले गए थे फैसलाबाद, और उसके बाद फिर हमारा गला ख़राब और हमें बुखार है, इसलिए ठीक है ना। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।